पहला है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस केवल महिलाओं के ऐसे लिखा है। जिसकी भी ये पर्ची है मन ही मन में समझ जाओ कि ये बहुत गलत है। मतलब ये भी एक तरह का हरासमेंट है। ये परीक्षक के साथ ना वो इंटेलेक्चुअल हरासमेंट टाइप का मामला बन जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, क्या सेक्सुअल हरासमेंट के केस केवल महिलाओं के संदर्भ में देखे जाते हैं? क्या कोई उदाहरण पुरुष का है? कृपया बता दें। मतलब ये वाला जो केस है ना, जो उस एक्ट का नाम क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस। उसका तो नाम ही है ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस, तो महिलाओं के बारे में ही है। लेकिन आपको ये पता होगा कि जैसे सेक्शन 377 हमारे आईपीसी में था, है ही, वो जो सेक्शन है वो ये संकेत करता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो किसी पुरुष के साथ भी होगा वो सेक्सुअल मतलब रेप हो सकता है, उसको भी रेप मान सकते हैं। अब सेक्शन 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर कोई कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, कंसेंट बेस्ड संबंध है, तो उसको हम अवैध नहीं मानेंगे। इसका कुल मिलाकर सार ये हुआ, मतलब इस एक्ट के तहत नहीं लेकिन आईपीसी को बेस बना लेकर अब स्थिति ये है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्क नहीं है तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके प्रति किया गया कोई भी यौन दुर्व्यवहार वो रेप की परिभाषा में आ जाएगा। उसके बाद यदि कोई वयस्क है और उसकी सहमति शामिल नहीं है तो वयस्क व्यक्ति सहमति शामिल न होने पर भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ है, केवल मौखिक बात नहीं, तो वो भी एक क्राइम हो जाएगा। हाँ, वर्क प्लेस पर पुरुषों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए कोई कानून अब तक नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे केसेस शायद हुए नहीं होंगे अब तक, या इतने कम, इतने रेयर होंगे कि शायद अब तक संसद को जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। कभी होगा तो हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, मेंटल हरासमेंट वगैरह उन सब चीज़ों के तो है ही, डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स इंक्वायरीज वो तो होती हैं, उसके लिए तो आप किसी के खिलाफ एक्शन की कोशिश कर ही सकते हैं। 2013 के एक्ट के तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला को मना करने पर भी बार बार प्रपोज करता है तो क्या इसे सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत माना जा सकता है? हाँ, माना जा सकता है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। इस बात को, ये तो वर्क प्लेस पर जो महिलाएं हैं उनके बारे में एक्ट है, ये केवल वर्क प्लेस की बात नहीं है। अदरवाइज भी यदि कोई पुरुष किसी महिला को अनड्यू तरीके से बार बार कोई बात कहता है जिसके लिए उसको मना कर दिया गया है, ये वर्क प्लेस की बात नहीं है, अदरवाइज भी ये हरासमेंट का मामला है। और इसके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप नौकरी करेंगे तब केस बनेगा, ये केस तो उसके बिना भी बन सकता है। और इसलिए अगर मतलब आत्मसम्मान भी चीज होती है वैसे तो, अगर कोई आपको घास नहीं डाल रहा तो छोड़ो, क्या बात है कि बार बार वही चीज, एकदम सभी अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके भीख। देखो, प्रेम और भीख में अंतर होता है। भिखारी बन के जाओगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, भिखारी बन के जाओगे तो भीख ही मिलेगी। लोचा बन लो, चलो आगे चलो, इस तरह से होगा। ये कितना खराब सवाल है। ऐसा तो हरासमेंट तो है, किसी का भी हरासमेंट है। क्या सेना के पद लोक या नागरिक सेवा का भाग माने जा सकते हैं? देखिए, सिविल सेवा में तो सेना के पदों को नहीं लेते हैं, जो सैनिक पद है, लेकिन लोक सेवा क्योंकि उसमें हर सरकारी नौकरी आती है, उसमें उसको लिया जा सकता है अगर पब्लिक सर्विस का प्रयोग ब्रॉडर कंसेप्ट में कर रहे हैं तो। अगर कंटेक्स्ट आपका ब्रॉड नहीं है, देखिए छोटे कंटेक्स्ट में ना पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस समानार्थक मान लेते हैं कई लोग, लेकिन पब्लिक सर्विस का जो बड़ा मतलब है उसमें सेना भी शामिल हो जाएगी। जो सिविल सेवा का स्पेसिफिक मतलब है उसमें नॉन सिविलियन पद जो होते हैं सेना वाले, वो उसमें शामिल नहीं होते। सहिष्णुता का मूल्य क्या ब्रिटिश काल की सिविल सेवाओं और वर्तमान सिविल सेवाओं दोनों में माना जा सकता है? थोड़ा बहुत मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को भी इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर थे, कुछ तो सिविल सर्वेंट्स वहीं से आते थे, इंग्लैंड से ही, उन्हें तो फर्क पड़ना ही नहीं था क्योंकि वो तो समाज का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन जो लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए थे सिविल सर्विसेज में, उनकी ट्रेनिंग भी होती थी। तो ब्रिटिशों के हित में यही था कि यहाँ के लोग भी सिविल सर्विस में आए तो इस बात से दूर रहें, तटस्थ रहें कि वो किस धर्म किस जाति के हैं, केवल ब्रिटिश हितों के मुताबिक अपना काम करें, न कि अपने सांस्कृतिक सामाजिक हितों के मुताबिक करें। इस सेंस में आप कह सकते हैं कि सहिष्णुता का मूल्य वहां भी था, किंतु उसका उद्देश्य उतना पाक नहीं था, उतना ईमानदार नहीं था जितना ईमानदार आज की सिविल सेवा में उसका उद्देश्य। लेकिन हाँ, एक टूल के तौर पर उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था, ये बात सही है। इसके बाद एक प्रश्न है, नैतिक दुविधा और नैतिक चिंता में संबंध व अंतर स्पष्ट करते हुए कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें नैतिक चिंता व नैतिक दुविधा साथ साथ झलकती हो। ठीक है, अभी समझाते हैं। क्या नैतिक दुविधा या चिंता केवल तभी कही जाएगी जब वह नैतिक पक्षों से जुड़ी हो? सही बात है। अगर नैतिक पक्ष से नहीं जुड़ी है तो फिर नैतिक दुविधा क्यों होगी, है ना। चिंता हो या दुविधा हो, वो नैतिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मुझे ये चिंता कि कल मेरा रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चिंता है, नैतिक चिंता नहीं है। लेकिन मुझे ये चिंता कि मेरा एक दोस्त जिसका आखिरी अटेम्प्ट है और जिसके पास बैकअप प्लान नहीं है, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका परिवार कैसे चलेगा, इसमें मामला केवल चिंता का ना होकर के नैतिक चिंता का मामला आ गया। ऐसी दुविधा का उदाहरण कि आपके सामने चाय कॉफी दोनों रखी है लेकिन कोई एक ही पी सकते हैं। क्या पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, दुविधा है क्योंकि एक ही पीनी है। वरना स्टूडेंट को ऑप्शन मिले कि दोनों पी सकता है तो दुविधा है नहीं, ऑप्शन ये कि एक ही पीनी है तो दुविधा है। लेकिन नैतिक दुविधा नहीं है। नैतिक दुविधा कब हो जाएगी कि जब उसमें किसी व्यक्ति के हित अहित का हिस्सा शामिल हो जाएगा। जैसे दो दोस्त हैं, एक कोई भोजन की वस्तु रखी है, शर्त है कि दोनों में से एक ही खाएगा, बांट के नहीं खा सकते, भूख दोनों को बराबर लगी है। अब आपको तय करना कि आप खाएं या आपका दोस्त खाए।
दोस्तों खिलाएंगे तो भी दुविधा कम नहीं होगी, तब ईड परेशान करेगा, खुद खाएंगे तो सुपरी को परेशान करेगा, और इस प्रकार दुविधा किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। ये नैतिक दुविधा है। अब ये जो प्रश्न है कि इन दोनों में अंतर कैसे देखें, मैंने कल भी आपसे कहा था कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इसका रिलेशन समझने के लिए मैंने कई चित्र बना बना के देखे। मैंने एक बार सोचा शायद ये चित्र बने इन दोनों के बीच में, पर इसमें एक हिस्सा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी मुझसे, ये मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलती, दरअसल ये आपको सोच सोच के ही पढ़ाना होता है। तो इथिक्स के पेपर में बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो सोच के ही डेवलप करके पढ़ाया जाता है, तो बुक से नहीं मिलता है। मेरी समझ ये कहती है कि इथिकल कंसर्न ये बड़ा हिस्सा है नैतिक चिंता, और इथिकल डायलेमा छोटा हिस्सा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक वाक्य में कहूँ तो जिस बिंदु पर मैं इथिकली कंसर्न हूं ही नहीं, उस पर मुझे इथिकल डायलेमा क्यों होगा। जिस चीज की मुझे नैतिक चिंता ही नहीं होती, उस चीज के लिए मुझे नैतिक दुविधा क्यों होगी। ये हो सकता है कि नैतिक चिंता हो पर दुविधा ना हो, पर दुविधा उसी बात पे होगी जिसके लिए मुझे नैतिक चिंता होती है। जैसे अगर मुझे दहेज को लेकर कोई चिंता ही नहीं होती कि दहेज बुरी बात है, और मुझे दहेज ठीक, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो मान लीजिए कि दहेज मेरे लिए नैतिक चिंताओं में शामिल है ही नहीं, दहेज प्रथा। अगर मैं दहेज को अनैतिक मानता ही नहीं, बुरा मानता ही नहीं, तो जीवन में जब कभी ये प्रश्न मेरे सामने उपस्थित होगा या आपके सामने उपस्थित होगा कि विवाह में दहेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो आपको दुविधा होगी भी, तो नैतिक दुविधा नहीं होगी। दुविधा होगी भी तो क्या होगी कि वहां दहेज ज्यादा है किंतु साथ में जो लड़की आ रही है वो ठीक नहीं है, वहां जो लड़की आ रही है वो ठीक है, दहेज का मिल रहा है। अभी नैतिक दुविधा नहीं है, लालच की दुविधा है कि मैं ज्यादा ध्यान किस चीज पर दूं, दौलत पे दूं या उस व्यक्ति पे दूं। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि दहेज व्यवस्था बुरी चीज है, और जिसने विशेष तौर पर पब्लिक स्टेटमेंट से दे रखी है कि बुरी चीज है, मनी मन में तो अलग बात है, अगर किसी ने पब्लिकली ये बात कह रखी है कि वो दहेज को बुरा मानता है, और तब उसके जीवन में, उसके अपने विवाह में या उसके घर के किसी और मेंबर के विवाह में ये प्रश्न उपस्थित हो गया कि दहेज लिया जाए या ना लिया जाए, अब दुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ लालच और एक तरफ वो नैतिक स्टैंड जो उस व्यक्ति ने हमेशा रखा है। तो नैतिक दुविधा उन्हीं मुद्दों पर हो सकती है जिनके लिए नैतिक चिंता किसी व्यक्ति के मन में है। हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें, ये सबका अलग अलग होगा। एक्स नाम के व्यक्ति को जो नैतिक चिंताएं हैं वो बड़ा सर्कल है, और उसी एक्स नाम के व्यक्ति को उनमें से कुछ मुद्दों पर नैतिक दुविधाएं बीच बीच में घेरती रहेंगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये प्रश्न किसका है? हाँ, आप समझ पा रहे हैं बात को। तो नैतिक दुविधा, नैतिक चिंता का सबसेट इसलिए है कि जिस मुद्दे पर मुझे नैतिक चिंता ही नहीं होती है, मुझे उसमें इंडिविजुअल सिचुएशन में नैतिक दुविधा क्यों होगी नहीं। इस सेंस में मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक, स्पष्ट। अब इन्होंने एक सिचुएशन भेजी नैतिक दुविधा की नोट्स के बेस पर। एक कनिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेता है, और उसकी आर्थिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि यह रिश्वत उसकी मजबूरी है, और यह बात वह अधिकारी भी भली भांति जानता है जिसके मातहत वह कनिष्ठ कर्मचारी अथवा अधिकारी काम करता है। उपरोक्त प्रकार के कई उदाहरण प्रिंटेड मटेरियल में दिए गए हैं। एक तो देखो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, प्रिंटिंग नोट्स नहीं होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं प्रिंटिंग नोट्स, है ना। भाषा, ये भाषा के साथ हरासमेंट हो गया, देखो, है ना। भाषा के साथ भी हरासमेंट होता है, और ये भाषा के साथ हरासमेंट का मामला है। इसमें तो ठीक लिखा है, लेकिन कई बच्चे ऐसा लिखते हैं, इसलिए मैं आपसे याद आ गया तो कह रहा हूँ। प्रिंटिंग मटेरियल का मतलब है कि वो मटेरियल जो प्रिंट हो रहा है। प्रिंटेड मटेरियल का मतलब जो मटेरियल प्रिंट होकर मिला है, तो प्रिंटेड। कई लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना। भाषा ऐसी बोलिए कि पढ़ के ना सामने वाले को सुन के अच्छा लगे, है, खराब ना लगे। ऐसा एक आध शब्द गलत प्रयोग कर देंगे इंटरव्यू में, उसी से सारा मिजाज खराब हो जाएगा बोर्ड मेंबर्स का, ऐसी एक आध गलती से भी। बहरहाल यहाँ ठीक है। उपरोक्त प्रकार के कई उदाहरण प्रिंटेड नोट्स में दिए गए हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि यह नैतिक दुविधा का उपयुक्त उदाहरण नहीं है, क्योंकि उदाहरण से स्पष्ट है कि एक पक्ष नैतिक है, जैसे रिश्वत का संज्ञान लेना और कार्यवाही करना, जबकि दूसरा पक्ष अनैतिक है, यानी किसी भी कारण से भ्रष्टाचार की मौन सहमति प्रदान करना। अतः यहाँ नैतिक दुविधा का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर तो यह उक्त अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि कार्यवाही करे। ये तो बात तो ठीक है ही भाई। अब सिचुएशन में थोड़ा कंक्रीट करके देखिए, फिर बताइए। आप IAS बन गए, कलेक्टर हो गए, और आपके यहाँ खूब कई लोग काम करते हैं आपके ऑफिस में। उनमें से एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 55 साल के आसपास, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता उसका, और उसके 4 या 5 बच्चे हैं। गिनती ठीक से उसने भी नहीं की, आपने भी नहीं की, लेकिन हाँ है, मतलब संख्या ठीक ठाक है। 4-5 बच्चे या 6 बच्चे उसके हैं, ठीक है। वो सब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके अपने खर्चे हैं। और ये आदमी जो नौकरी करता है आपके यहाँ, ये नौकरी LDC टाइप का कुछ है, लोअर डिवीजन क्लर्क टाइप का कुछ है, जो जिसका वेतन मान लीजिए कि इस उम्र में आने के बाद भी कितना होगा, तो 20-25 हज़ार मान लीजिए। किसी राज्य सरकार में इतना वेतन होता है। बड़ा परिवार है, सारे बच्चों के खर्चे हैं, और बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आपकी एक बार भेंट हुई तो आपने पाया कि उनमें से 2-3 बच्चे बड़े मेधावी हैं और पढ़ाई करने के लिए जिद्दी किस्म के बच्चे हैं। उनका सपना है कि IIT में जाएंगे, उसके बाद IAS बनेंगे या MBA करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। ऐसे बच्चे हैं। आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जैसा कि IAS लोग आमतौर पर करते हैं, स्टाफ मेंबर्स के बच्चों को सपोर्ट करते, करना भी चाहिए। और एक दिन जब आपको पता लगा कि उसका पिता करप्शन के एक मामले में फंस गया है, फंस गया मतलब आपके हाथ में है कि फंसेगा या नहीं, आपके पास सूचना आ रही है, आप उसके इमीडिएट बॉस हैं, मतलब उस ऑफिस के बॉस आप ही हैं, और आपको ये भी पता लगा क्योंकि आप उसे जानते हैं कि उस व्यक्ति ने करप्शन इसलिए किया क्योंकि उसके अपने बेटे की किसी फीस का मामला था। वो चाहता था कि उसको वहां पढ़ाई करने का मौका मिले ताकि वो सफल हो जाए अपनी परीक्षा में। और जनरली वो करप्ट नहीं है, वो व्यक्ति ठीक है, ईमानदारी से काम करता है। एक बार उससे ऐसा हो गया क्योंकि उसके सामने एक ऐसी जेन्युइन नीड थी कि वो अपने बच्चे के लिए किसी और तरीके से जुगाड़ कर नहीं सकता था फीस का। अब ये आपके संज्ञान में बात है, और सिचुएशन ये है कि अगर आप चाहें तो उस तथ्य को मिटा सकते हैं, चाहें तो उस तथ्य के बेस पर कंप्लेंट फाइल करवा दें, उस पर एक्शन ले लें।
दोनों सिचुएशंस आपके हाथ में है। आपके किसी सीनियर को पता नहीं चलेगा क्योंकि बात आप दबा सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, बात की बात है। पहले ये बताइए कि ये दुविधा नैतिक है या नहीं है। कम से कम पहली सहमति ये बना ले कि नैतिक दुविधा, क्योंकि जो प्रश्न है उसमें लिखा है तो नैतिक दुविधा है नहीं, इसमें एक पक्ष नैतिक है कि नैतिक है, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पक्ष नैतिक है। एक नैतिक पक्ष ये है कि आप एक्शन लें, ये मैसेज दें कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अनैतिकता नहीं है, दूसरी तरफ भी नैतिकता है। वो नैतिकता क्या है कि मैं एक परिवार को, जो परिवार अच्छे रास्ते पर जाने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है, मैं उस परिवार को बचा लूं, उस परिवार को खत्म होने से रोक लूं। क्योंकि आपने अगर कंप्लेंट कर दी तो वो परिवार खत्म हो जाएगा, मतलब खतरा है कि खत्म हो जाएगा। तो मैं इस परिवार को बचाऊं या मैं अपने ऑफिस की वर्क कल्चर को बचाऊं, ये दुविधा है। और दोनों में ही किसी न किसी को बचाने का मसला है। एथिक्स पढ़ने का असली मजा तब है जब आपको ग्रे शेड दिखना शुरू हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो एथिक्स पढ़ने का मजा ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें क्या दुविधा है, एक तरफ नैतिक है एक तरफ अनैतिक है, यही तो इससे तो बाहर निकलना है कि नैतिक अनैतिक इतना सीधा नहीं होता, सफेद काला ग्रे शेड है। ऑफिस के नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक व्यक्ति का परिवार जैसे 5-6 बच्चे जिनकी गलती नहीं है इस मामले में, उनका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है। और इसलिए इसका उत्तर आप कुछ भी देने में से हम टॉपिक नंबर 6 पूरा होते ही कुछ केस स्टडीज को लेंगे, ऐसी केस स्टडीज को फिर समाधान करेंगे इसका। आज के सिचुएशन का आंसर आप में से कितने लोग ये कहेंगे कि हाँ हम उस पर एक्शन लेंगे, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या करीब 20 दिख रही है, 10-15 दिख रही है, 15 है। और आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे उस व्यक्ति पर। इनकी संख्या ज्यादा है, करीब 60-70 के आसपास है, ठीक। और वैसे सही उत्तर इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, है ना, कोई बीच का रास्ता ही आप निकालेंगे। इतना प्लेन रास्ता तो कोई क्यों चुनेगा, इतना प्लेन चुनेंगे तो फिर आईएएस बनने का फायदा क्या होगा, है ना। कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। एथिक्स पढ़ने का बेसिक उद्देश्य है जहां बीच का रास्ता ना दिखता हो वहां भी बीच का रास्ता ढूंढ लेना। ये जो तरीका है ना, ये एथिक्स पढ़ने का असली उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति एक्स दहेज विरोधी है परंतु सिस्टर की शादी में दहेज देना अनिवार्य हो रहा है, तो उस कंडीशन में नैतिक दुविधा व चिंता एक साथ नहीं है क्या? हाँ है, क्या दिक्कत है इसमें? एकदम है। लेकिन नैतिक दुविधा नैतिक चिंता का हिस्सा ही तो है, इससे कहां कुछ गलत साबित हो रहा है। एक व्यक्ति एक्स कहता है कि दहेज बुरी चीज है, उसने अपने विवाह में दहेज लिया भी नहीं, मान लीजिए, अब उसकी बहन की शादी है। बहन, इसमें नीचे एक वाक्य और लिखा है कि बहन को वही लड़का पसंद है। बहन ने कह दिया कि भैया मुझे यही लड़का पसंद है। लड़का कह रहा है कि मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, मेरे पापा डिसाइड करेंगे। पापा कह रहे हैं कि हम तो बेचेंगे, हमने बहुत निवेश किया इसमें, जब से पैदा हुआ सारा खर्चा अकाउंट किया, हॉस्पिटल से निकला था 6 दिन का 20,000 रुपये खर्च हो गए थे ऑपरेशन में, सारा जोड़ रखा है, ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जोड़ रखा है। और वो कह रहे हैं कि ये बच्चा अब तक कुल मिला के हमें जो पड़ा है 70 लाख का पड़ा है। अब तक की जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इसके ऊपर है 70 लाख की है, और टाइम अलग है, मैं सिर्फ कैश की इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। तो 70 लाख की इन्वेस्टमेंट वही 25 साल तक रखी है इन्वेस्टमेंट हमने, तो इस पर रिटर्न कम से कम डबल तो होना ही चाहिए। तो 1.5 करोड़ से कम में तो नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतने का माल है, चाहिए तो ले जाओ नहीं तो कोई बात नहीं, हम मंडी में ले जाएंगे, कोई तो ग्राहक मिलेगा, ऐसा क्या है, हम मंडी में जाके बेचेंगे। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर में 3 हैं, हम मतलब होलसेल में भी कर सकते हैं सौदा, अगर आप करना चाहें तो होलसेल में थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन हाँ 1.25 से कम नहीं होगा। अब वो भाई क्या करे, खुद दहेज नहीं लिया, उसकी बहन को जो लड़का पसंद है, उसके घर की कंडीशन है, बिना दहेज शादी होगी नहीं, कानूनी कार्यवाही करेगा तो शादी बिल्कुल नहीं होगी, और बहन धमकी दे रही है। अब वो लड़का क्या करेगा, बात की बात है, लेकिन उसके सामने नैतिक दुविधा है या नहीं है, और नैतिक चिंता भी है कि ये गलत चीज का समर्थन करना पड़ रहा है, ये नैतिक चिंता है, और करूं या ना करूं ये दुविधा है। तो नैतिक दुविधा नैतिक चिंताओं के सबसेट के रूप में ही, मतलब मैं ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं सोच पा रहा हूं, आप भी सोचिएगा जहां नैतिक दुविधा तो हो और नैतिक चिंता ना हो। ऐसे तो मिल ही जाएंगे जहां नैतिक चिंता भी है दुविधा भी है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि बीच के सर्कल में दोनों चीजें हैं, और इसमें केवल नैतिक चिंता है। अगर आप ऐसा एग्जाम्पल सोच पाए जहां नैतिक दुविधा तो है किंतु नैतिक चिंता नहीं है, अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है तो सही डायग्राम ये वाला हो जाएगा जिसमें 2 सर्कल से एक दूसरे को काट रहे होंगे। ऐसा एग्जाम्पल मैं नहीं सोच पाया एक भी, अगर आप सोच पाएंगे तो मैं तुरंत अपनी धारणा बदल लूंगा। हाँ हाँ, मैं समझ ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए कुछ पैसा हमारे पास है, हमें डोनेट करना है, हमने सोचा हुआ था कि अनाथालय को देंगे, देने वाले थे, इतने में कुछ लोग हमारे पास आए और कहा कि हमारे वृद्धाश्रम को इसकी बहुत जरूरत है, आपसे कुछ डोनेशन चाहिए। अब मुझे दुविधा हो गई, ये दुविधा नैतिक दुविधा है। और इसका अगला वाक्य ये जो कहना चाह रही है वो ये कि इसमें नैतिक चिंता तो नहीं है। फिर समझना, यहाँ चिंता का मतलब कंसर्न के सेंस में है, वरी के सेंस में नहीं है। ये दुविधा उसी व्यक्ति को होगी जिसको अनाथों और बूढ़ों दोनों की चिंता होगी। अगर मुझे अनाथों की चिंता करने का मन ही नहीं करता है, बूढ़ों की चिंता करने का मन ही नहीं करता है, तो मुझे दुविधा नहीं होगी, मैं कहूंगा मुझे देना ही नहीं, दोनों मर जाए। क्योंकि मुझे बूढ़ों की भी नैतिक चिंता होती है और ये जो अनाथ है उनकी भी नैतिक चिंता होती है, तो 2 नैतिक चिंताओं के बीच में वरीयता तय करने का मामला हो गया। इसलिए ये एग्जांपल भी ऐसे साबित नहीं कर पा रहा कि हम नैतिक चिंता के बिना दुविधा में चले गए। ये तो एग्जांपल इस बात का कि 2 नैतिक चिंताओं के बीच में दुविधा हो गई है, लेकिन नैतिक चिंताएं तो हैं, दोनों हैं, 2 के बीच में दुविधा है। जी अगर मैं मना करने में असुविधा महसूस कर रहा हूं तो ये मेरे व्यक्तित्व की समस्या है कि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव हूं, दब्बू हूं, कि मेरा मन है कि मैं डोनेशन वहां दूं, एक्स को दूं, वाई मेरे सामने आ गया और मैं वाई को मना नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समस्या नैतिक दुविधा नहीं है, ये व्यक्तित्व के कमजोर होने का लक्षण है कि मैं मतलब जो मैंने कहा था डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, ये वो वाली दुविधा है कि आप किसी को मना करना चाह रहे हैं, मना कर नहीं पा रहे। ये तो पर्सनैलिटी क्राइसिस है कि आप थोड़े से सबमिसिव हैं या दब्बू किस्म के हैं, ये समस्या है। तो इसमें कैसे लिंक बनेगा इस चीज के साथ। कल हम एथिकल कंसर्न्स पे काफी बात कर चुके थे और
अगर उसको आधे मिनट में रिकैप करना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमने ये पढ़ा कि एथिकल डायलेमा कंसर्न का अंतर पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फिर बताया कि एथिकल कंसर्न्स आपके पाठ्यक्रम में लिखा है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या एथिकल कंसर्न हो सकती है, किसी कंपनी को, एनजीओ को, ट्रस्ट को, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां के जो फर्म्स हैं उनको क्या हो सकती है, उनके एम्प्लॉइज को। उसके बाद उसका समाधान भी पढ़ लिया थोड़ा सा कि क्या क्या समाधान हमें देखने चाहिए। फिर हम आ गए पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर के दो हिस्से हमने कर लिए, एक शासन या प्रशासन, पूरा सरकार, कि सरकार को लेकर एक नागरिक के मन में कौन सी एथिकल कंसर्न्स या नैतिक चिंताएं होनी चाहिए, जिस पर हमने विस्तार से बात कर ली थी। और उसके बाद बात खत्म हो गई थी। फिर हमें दूसरा हिस्सा ये पढ़ना था कि जो सरकार के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के स्तर पर हमें क्या क्या नैतिक चिंताएं हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारी को लेकर चिंता आमतौर पर ये नहीं होगी कि उसके साथ क्या होगा, बल्कि वो कुछ गलत ना कर दे समाज के साथ, वो वाली चिंता ज्यादा रहती है। और फिर उसका समाधान देख लेंगे। तो अगर आपसे पहले वाले हिस्से की बात करें कि शासन या सरकार के स्तर पर जो नैतिक चिंताएं हैं, जैसे ये कि मूल अधिकार सुरक्षित रहे, संविधान के मूल्य सुरक्षित रहें, बैलेंस ऑफ पावर जो है, शक्तियों का संतुलन ये ठीक बना रहे, इसमें तीनों अंग ठीक से काम करें, साथ में मीडिया और सिविल सोसाइटी भी ठीक से काम करें, ये सारे पक्ष हमने समझे थे। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि देश की सरकार को लेकर नैतिक चिंताएं आपको क्या क्या होती हैं, उन नैतिक चिंताओं का समाधान आप क्या सोचते हैं। तो देश की सरकार को लेकर क्या चिंताएं होती हैं ये तो हो गया था। अब उसका समाधान क्या क्या हो सकता है इस पर बात करनी है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब भी समाधान की बात हो उसमें दो पक्ष दिमाग में रख के चलिए। एक ये कि इस संबंध में कानून इत्यादि क्या कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है कि कौन सी चीजें मोटिवेशन से, प्रेरणा से, प्रोत्साहन से हम ला सकते हैं। देखिए, देश की सरकार ठीक से बर्ताव करे, इसे सुनिश्चित करना जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि बहुत बड़ी आग लगी, और वो जिस इलाके में लगी वो इलाका वहां का बहुत प्राइम इलाका नहीं है। यूं समझे कि वहां के उड़ीसा में आग लग गई है ना, उससे बहुत महत्व नहीं है, बहुत अमीरी नहीं है वहां पर। तो कल एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम उस इलाके में देखने गया जहां आग लगी है। कुछ लोग वहां पर हैं जिनको नुकसान हुआ है, मुश्किल से 10-15 लोग खड़े हुए हैं, और पीएम कई घरों में जाके देख रहा है, घरों के आसपास देख रहा है। और उन 15 लोगों में से 2 लोग अलग अलग, एक महिला एक पुरुष, उसको लगभग गालियां बक रहे हैं साथ साथ चलते हुए। पीएम चल रहा है, पीएम के पीछे पीछे वो चल रहे हैं, या थोड़ा आगे से एक महिला आ गई है, लगभग गालियों जैसी भाषा में लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। और पीएम उनको इग्नोर करते हुए अपनी टीम के साथ चलता जा रहा है। कुछ मीडिया के लोग हैं, वीडियो बना रहे हैं, गाली देते हुए पीएम को वीडियो बना रहे हैं। और वो पीएम बहुत शांत है एकदम, उसने अपना सारा काम किया। वो महिला जो बोल रही है उसका भाव यही है कि अगर सिडनी में आग लगी होती ना तो सारा राजकोष खुल गया होता, पर आग हमारे इलाके में लगी है, इससे चवन्नी भी हमको नहीं मिलेगी। उसका भाव ये है बेसिकली, जो डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस की भावना रहती है वही भाव है। और उसके बाद जब पीएम वहां से निकला, उसके लोग उसको निकाल के ले गए, पुलिस भी, सेना भी, सब उसके पास है ही, पर उसका प्रयोग वहां नहीं करना चाहिए तो नहीं करते। और जब पीएम वहां से निकला तो पत्रकार ने, जिस पत्रकार ने रिकॉर्ड किया था उनसे पीएम को, इनसे पूछा कि लोग आपका इतना विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका। और बिना किसी नाराजगी के, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के भाव से कह रहे हैं कि मैं उनकी नाराजगी समझ सकता हूं, आप भी समझिए, जिनके घरों में आग लगी है, जिनकी संपत्ति खत्म हुई है, अगर वो इतना भी नाराज नहीं होंगे तो कैसे जिएंगे। ये नाराजगी तो उनका अधिकार है। और लेकिन वो जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी करना इतना आसान नहीं है। तो हमें बैलेंस यही करना है कि उनकी मांग में जो जस्टिफाइड हिस्सा है वो पूरा हो जाए, और वो मैं करूंगा। वो गालियां देंगे तो भी करूंगा, नहीं देंगे तो भी करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, तो करनी है। ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होती है ना, ये चीज होती है कि जनता को अपनी बात कहने का पूरा हक मिल जाए, उसके बाद भी सरकारें नाराज ना हो और वो अपना काम वही करें जो उन्हें करना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि आपके देश की सरकार अगर कानून गलत काम करने लगे तो आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप कहेंगे कुछ कानून ऐसे होने चाहिए, कानून का मतलब कानून, संवैधानिक प्रावधान, जजमेंट वगैरह कुछ भी मिला के सिस्टम। और दूसरा, कुछ प्रोत्साहन वाली चीजें ऐसी होनी चाहिए। जैसे कानून में सरकार को लेकर चिंताएं जो थी, एक चिंता उसमें ये भी थी कि कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो, करप्शन ना हो। तो हम कह सकते हैं कि एक तो लोकपाल जैसा कोई प्रावधान जो व्यावहारिक शक्ति के साथ हो। लोकपाल का जोगपाल ना बना दें, क्योंकि बीच में लोकपाल का नाम पड़ गया जोगपाल। तो एक उपाय तो ये हो सकता है कि हम एक लोकपाल जैसी व्यवस्था कर दें। ये तो हुआ कानूनी व्यवस्था में एक और हो सकता है कि हम मीडिया की स्वाधीनता के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज बनाएं, और मीडिया को थोड़ा सा तैयार करें इस चीज के लिए कि वो इस बात को याद रखे कि उसको क्यों मीडिया कहा जाता है, क्यों चौथा खंभा कहते हैं उसको लोकतंत्र का, उसको ये बात ध्यान दिलाएं। अगर मीडिया की स्वाधीनता ठीक ठाक हो तो चीजें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है। और स्वाधीनता का मतलब फिर वही बात है, कुछ वैसी ही बात एक बहुत महान चिंतक ने कही थी, वो बात बता देता हूँ। उस महान चिंतक का नाम बहुत मुश्किल है तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, आप उससे बात समझ जाएंगे क्या है। उससे किसी ने पूछा कि स्वाधीनता क्या होती है। उसने कहा, यदि कोई व्यक्ति जंजीरों में नहीं बंधा है तो वो स्वाधीन है। और ये बात स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई। यदि कोई व्यक्ति जंजीरों में नहीं बंधा है तो वो स्वतंत्र है। प्रश्न है कि कोई जंजीरों में नहीं बंधा है पर उसके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं है, उसके पास पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, और तबीयत खराब होती है तो दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। क्या सचमुच वो अपनी स्वाधीनता का कंजम्पशन करने की हालत में है, या नाम मात्र की स्वाधीनता है? तो नाम मात्र की स्वाधीनता है। इसलिए मीडिया स्वतंत्र है का मतलब ये नहीं होता कि किसे रोका है। इसका असली मतलब है कि सरकार की तरफ से मीडिया को प्रभावी तरीके से ये भरोसा रहे कि आप हमारे भी खिलाफ बात करेंगे, आलोचना करेंगे तो भी चिंता मत कीजिएगा, हम आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, आपको सच में स्वाधीनता होनी चाहिए। ये विश्वास दिलाने का मसला है। एक एक्ट है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट,
और आपको पता है कि यदि कोई भी नेता कोई गलत काम करे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू होता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मैंने आपसे कहा था कि संवैधानिक मूल्यों से समझौता न हो, इसका संबंध बहुत हद तक होता है आरपीए से, और स्पेशली इसमें जो एक सेक्शन है, सेक्शन 123, उससे इसका लिंक थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो कहता है कि यदि कोई भी नेता कोई भी स्टेटमेंट सांप्रदायिकता के पक्ष में देगा, जातिवाद के पक्ष में देगा, अस्पृश्यता के पक्ष में देगा, देश के विभाजन के पक्ष में देगा, तो ये पर्याप्त है कि उसको हम अगले कुछ समय के लिए, उसमें डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए उसको बेयर करेंगे, डिबार करेंगे। नियम यह है कि यदि कोई भी ऐसा कन्विक्शन हो गया जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है किसी नेता को, तो नियम यह है कि सजा का समय प्लस 6 साल, इतने समय तक वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो अभी हरियाणा में एक नेता है ओम प्रकाश चौटाला, अभी जेल में रहते हैं आजकल, बीच बीच में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत नाम है ना उसका, वो भी इस बार इलेक्शन हुआ तो उसमें शायद उसने ठीक स्थिति प्राप्त कर ली, मतलब त्रिशंकु विधानसभा में ऐसी स्थिति जिससे सरकार बनाने में उसको ताकत मिल गई। तो जैसे ही पता लगा कि वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो ओम प्रकाश जी को मतलब थोड़ी छूट मिलने की संभावना कम हो गई थी जेल से, और जैसे ही पता लगा कि वो बीजेपी के साथ जा रहा है, तो तभी ओम प्रकाश जी को छूट मिली कुछ दिनों के लिए कि बाहर जाके कुछ जरूरी काम निपटा लें, और फिर वो बाहर आ गए, क्योंकि दिल्ली की जेल में है, केंद्रीय जेल में है। और ये जो ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, कौन से केस में? टीचर भर्ती घोटाले में जेल में है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इनका बहुत नाम था, तो कहा जाता है कि उनको चैलेंज से दूर करने का एक ही तरीका था कि इनको इलेक्शन लड़ने के लायक ही ना छोड़ा जाए। 10 साल की सजा हुई है, 10 साल का मतलब है 10 + 6, 16 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उम्र मेरे ख्याल से 70 के आसपास तो है ही, जिसका सामान्य मतलब हुआ कि अब अगला चुनाव परलोक में होगा, है ना, परलोक में विधानसभा होता होगा तो वहां चुनाव होगा, इसी लोग पे तो होने वाला है नहीं। तो लेकिन ये अच्छा तरीका है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाएं, संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर बनाएं, और इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हो, तो आप कह सकते हैं कि कानून के स्तर पर ये 3 चीजें मिलकर ठीक ठाक मैनेज कर सकती हैं। बाकी प्रोत्साहन के स्तर पर पहली बात है सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स समाज में होते रहें, और मूवमेंट होना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आंदोलन होता रहे तो ठीक है, उससे एक बैलेंस बना रहता है सरकार और जनता के बीच में। जनता 5 साल में एक बार तो वोट डालती है, बाकी समय में उसके पास एक ही तरीका कि वो आंदोलन के रूप में भी बात रखे। तो सिविल सोसाइटी एक ठीक तरीके से अगर हमारी प्रमोट हो और विजिलेंट रहे, यानी कि सचेत रहे। दूसरा, मीडिया, हम सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मीडिया के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस जैसा कुछ अगर हो। अभी जो मीडिया के स्कूल्स हैं वो 2 तरह के हैं, जैसे आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जो जेएनयू के पास है, उसका नाम क्या है? आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, या जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एक इंस्टीट्यूट है, एमसीआरसी बोलते हैं, सबसे नाम चेंज कर दिया उसका, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर पहले हुआ करता था, जिसमें शाहरुख खान पढ़ता था, 1 साल पढ़ के चला गया था यहाँ से, काफी अच्छा कोर्स माना जाता है बोला। पर एक रोचक स्थिति है, अगर आप आईआईएमसी या एमसीआरसी चले गए और आपने वहां 2 साल या 1 साल जो भी कोर्स किया, पढ़ाई की, तो बहुत अजीब सी स्थिति है कि उसमें 70, 80, कभी कभी शायद 90% तक जो पढ़ाया जाएगा वो मीडिया की टेक्निक्स पे नहीं होगा, बल्कि वो उस समझ पे होगा जो मीडिया में जाने से पहले किसी व्यक्ति की होनी चाहिए। आप मीडिया में जाएंगे 2 चीजें चाहिए ना आपको, एक चाहिए लिखने, जैसे प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं मान लीजिए, या वेबसाइट में आपको लिखने के लिए जाना है, आपको क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास? पहली चीज होनी चाहिए कि आपके पास लिखने का कौशल हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक बात लिख सकते हो जिसको पढ़कर किसी पाठक का मन करे पढ़ने का, एक तो ये स्किल चाहिए। लेकिन उससे पहले चाहिए वो चीज जो लिखनी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लेखन कला बहुत अच्छी है पर उनको ये नहीं पता कि लिखना क्या है, तो सड़क छाप टाइप का लिखते हैं पर रोचक बहुत लिखते हैं। सड़क छाप किस्म की बात बहुत रोचक तरीके से लिखते हैं, और ऐसे पत्रकारों का बोलबाला है, ऐसे बहुत सारे अखबार, बहुत सारे चैनल है जिसपे इसी तरह की न्यूज चलती है रात दिन। तो मीडिया स्कूल के सामने तनाव ये है कि हम ज्यादा फोकस किस पर करें? तकनीक पर करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी को एंकर बनना है, न्यूज रीडर बनना है, तो न्यूज रीडिंग में उसका उच्चारण कैसा हो, उतार चढ़ाव कैसा हो, इस पर ज्यादा ध्यान दें, या पत्रकार बनने की तमीज पर ज्यादा ध्यान दें। तो इन इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा ध्यान है तमीज पर। हालांकि ये जरूर है कि इनकी विचारधारा एक तरफ झुकी होती है, जो लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई है, और इस वजह से वहां से पढ़ने वाले व्यक्तियों में बैलेंस की आमतौर पर बहुत खतरनाक कमी दिखाई देती है। ज्यादा अच्छा क्या है कि आपको सारी विचारधाराओं के बारे में बताया जाए, हर एंगल से चीज को देखने का नजरिया विकसित हो जाए, ये सही तरीका है। इन इंस्टीट्यूट्स में एक तरफ से देखने का बहुत अच्छा तरीका डेवलप हो जाता है, लेकिन वो लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला ही मोड हमेशा बना रहता है। पर कम से कम एक बात है कि उनको लगता है कि पत्रकार होने के लिए बेसिक जरूरत है सोचने का तरीका होना चाहिए। और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं आमतौर पर, उनकी कोशिश क्या है? ज्यादा ताकत है टेक्निक पर, स्किल पर, प्रेजेंटेशन पर। और अगर मैं अभी की बात करूं मीडिया की, आप जो मीडिया में देखते हैं लोगों को, मेरे ख्याल से हिंदी के पूरे मीडिया में शायद 2-3 लोग आपको ऐसे दिखते होंगे जो तमीजदार किस्म के लोग हैं। मैं न्यूज रीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अपना नहीं बोलते, उनके सामने आता रहता है टीवी पे, बोलते रहते हैं, उनको केवल बोलना होता है।
की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना नहीं बोलते, उनके सामने आता रहता है टीवी पे, बोलते रहते हैं, उनको केवल बोलना होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी तरफ से बात करते हैं, इंटरव्यू लें, बेशक कोई डिस्कशन करें, डिबेट करें, उस डिबेट को कोऑर्डिनेट करें, अपना पक्ष बीच बीच में रखें। ऐसे जो 8-10 चेहरे आपको टीवी हिंदी चैनल्स के सोच पा रहे होंगे आप, या यूट्यूब के भी चैनल्स को ध्यान में रखिए। मेरे ख्याल से बहुत सोचेंगे तो 3-4 लोग आपको ऐसे लगेंगे जो समझदारी की बात करते हैं। अभी हमारा प्रश्न ये नहीं है कि वो इधर की बात करते हैं कि उधर की बात करते हैं, लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है। मूल बात है कि किसी भी विचारधारा से हो लेकिन समझदारी की बात करते हो, ऐसे लोग बहुतायत में हैं या कम दिखते हैं। और इसका मतलब हमारे मीडिया में जिस चीज़ की ट्रेनिंग देने की जरूरत है वो ज़्यादा क्या है, विचारों की या टेक्निक की? विचारों की। इसलिए एक बात ये कही जाती है कि अगर मीडिया के स्तर पर हम ट्रेनिंग ऐसी दे सकें, अवेयरनेस दे सकें, जो मीडिया कर्मियों को ये समझाएं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, लोकतंत्र का चौथा खंभा होने को लेकर उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, कैसे उनको सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए विनम्र भाषा में, लेकिन अपनी लड़ाई तो कर सकते हैं। लड़ाई करने के लिए क्यों क्रूर होने की जरूरत है? तो और एक स्वस्थ मीडिया अगर किसी देश में है ना, उस देश में सरकारों की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ गलत काम कर सके, अगर मीडिया इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मीडिया के स्वतंत्र होने का मतलब मीडिया का किसी विचारधारा की जेल में होना नहीं होता है। भारत के मीडिया की दिक्कत इस समय जो मुझे समझ में आती है, अगर 10 चैनल हैं तो 8 सरकार के पक्ष में चल रहे हैं। उन्हें सरकार की हर बात अच्छी लगती है, सरकार छींकती है तो बोलते क्या छींका है, वाह वाह वाह, ऐसी आध्यात्मिक छींक पहली बार देखी हमने, वो इस तरह की बात करते हैं। और जो बाकी 2 हैं जिनसे कोई उम्मीद करे समझदारी की, उनका तेवर ये हो गया है कि सरकार जो कुछ भी करती है गलत ही करती है। मूर्खता के दोनों प्रकार हो सकते हैं। राजा बोला रात है, रात है, रात है, दूसरा राजा बोला दिन है, सच में दिन है, तब भी करेंगे रात है नहीं, क्योंकि राजा ने दिन बोल दिया तो रात बोलेंगे हम, ये भी तो उतना ही गलत है। अभी कोई ऐसा मीडिया हमें हिंदी में कम से कम नजर नहीं आता जो दूध का दूध पानी का पानी करे, खरी बात करे, सीधी बात करे। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े होने की वजह से हम तटस्थ होकर बात नहीं करते, पक्ष या विपक्ष में ही रह जाते हैं, संवाद नहीं हो पाता। तो आप जो कहेंगे कि मीडिया कर्मियों को ऐसी ट्रेनिंग मिले जो उनके आइडियोलॉजिकल पक्षों को खोले, जिम्मेदारी के पक्षों को समझाए, अवेयरनेस पैदा करे और उन्हें यह समझाए कि सरकार का समर्थन या विरोध करना उनका धर्म नहीं है, तथ्यों की ठीक से पड़ताल करना, सही विश्लेषण करना, समाज तक पहुंचाना, ये उनका मूल काम है। बस एक चीज है जिसको आप कह सकते हैं कि आपको पता है कि जो एमएलए बनते हैं और एमपी बनते हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होती है, जानते हैं? जैसे अगर आप दिल्ली में तो रहते ही, कभी संसद अगर जाएं तो संसद के पड़ोस में एक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट एनेक्सी कहते हैं उसको, बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग में एक पूरा सिस्टम है, जो एमपीज आते हैं पहली बार स्पेशली, उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम है। और उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि भाई आप क्या बन गए हो, पहले समझाते हैं कि आप क्या बन गए हो। लोगों को नहीं पता होता हम क्या बन गए हैं, उनको बस ये पता है कि हम एमपी बनने बड़ी चीज हो गए, लेकिन दरअसल एमपी बनकर क्या करना उनको नहीं पता होता। तो क्या शक्तियां हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी रिपोर्ट सरकार जारी करती है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न कौन कौन से होते हैं सदन में जो आप पूछ सकते हैं, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी राय क्या है कि हमारे देश में विधायकों और सांसदों को सामान्यतः जो प्रक्रियाएं हैं और उनके एमपी एमएलए बनने का उद्देश्य है, उसकी गहरी समझ है या उथली समझ है? उथली समझ है। तो आप कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, या मेले और एमपी हैं, आप कह सकते हैं कि उनको भी ट्रेनिंग का एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो जो उनको ये भी समझाए कि उनके पास क्या क्या तरीके हैं सरकार को ठीक ट्रैक पर रखने के लिए, चाहे वो पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले हो, दोनों के पास तरीके तो होते ही हैं। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने भारतीय सांसदों विधायकों की कमर तोड़ दी है। इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा कई बार कि एंटी डिफेक्शन लॉ दरअसल शर्मनाक कानून है। पर शर्मनाक कानून क्यों बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इतनी शर्मनाक स्थिति मेरे ख्याल से 2-3 देशों में ही होती होगी जो विकासशील देश कुछ हैं, वरना पार्टी को इतना झटके में बदल लेना छोटे फायदे के लिए ऐसा हर जगह नहीं होता है। अब हालत क्या हो गई है, कल को मान लीजिए आप विधायक बने, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार एक गलत विधेयक लेके आ गई है और आपको लगता है इसका विरोध होना चाहिए, और आपने सदन में उठ के ये कहा कि यद्यपि मैं सरकार में हूं, मैं इस पार्टी का विधायक हूं, किंतु मैं इस पार्टी की राय से सहमत नहीं हूं। ठीक है, लोगों ने कहा क्या बात है, ये तो इंडिपेंडेंस होती है। इतने में विपक्ष का एक मेंबर उठा, उसने कहा यद्यपि मैं विपक्ष में हूं किंतु मैं इस विधेयक से सहमत हूं। क्योंकि हो सकता है कि आप एक पार्टी में किंतु विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु में वोटिंग हुई और वोटिंग में हर व्यक्ति ने, हर विधायक ने अपने हिसाब से वोट डाला और अंत में काउंटिंग से तय हुआ कि ये विधान बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक आइडियल डेमोक्रेसी का सिस्टम होना चाहिए जो बहुत सारे देशों में होता ही है। भारत में स्थिति ये है कि अगर ऐसा कर दें, बौद्धिक बहस का तो मतलब ही नहीं है। जब तक बौद्धिक बहस होती है अधिकांश लोग कैंटीन में बैठ जाते हैं लोकसभा की, जब बहस पूरी होती है वापस लौट के चलो चलो वोट डालना है, फिर वोट होता है और उससे पहले विप जारी होता है। विप यानी सचेतक। विप एक पदनाम भी है और विप एक आदेश भी है। तो जो जारी करता है उसको सचेतक कहते हैं और जो जारी होता है उसको आदेश कह देते हैं, विप आदेश कहते हैं। और उसमें क्लियर लिखा होता है कि हमारी पार्टी के लोग इस विधेयक के पक्ष में वोट डालेंगे, और वोट जो पड़ेगा वो सीक्रेट वोटिंग होती नहीं है। सीक्रेट तो यहाँ होती है, वहां थोड़ा होती है सीक्रेट। आपने जहां वोट डाला लिस्ट आ रही है किसका वोट कहां पड़ा है। अब अगर आपने अपनी राय से तय किया कि वोट विपक्ष में डालेंगे तो मेंबरशिप खत्म आपकी, अगर वोट नहीं डाला तो मेंबरशिप खत्म। हालत यह है कि अगर विप जारी हो जाए कि कल इस पर वोटिंग है, सबको आना है और पक्ष में वोट डालना है, और किसी को रात को दिल का दौरा पड़ गया हो मान लीजिए, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बच जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो सुबह उसको स्ट्रेचर पे लोग लेके आते हैं वोट डलवाने के लिए, क्योंकि बच जाएगा और मेंबरशिप नहीं रही तो फिर मर जाएगा। इसलिए वहां जाके बटन दबा देगा तो काम चलेगा, वरना
विप का शासन है। इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछा कि भारत का लोकतंत्र दरअसल विप तंत्र है, विपोक्रेसी है, और इसलिए सांसदों और विधायकों के पास वो अधिकार नहीं है जो आम आदमी के पास है, अपनी बात रखने का अधिकार। और उसकी वजह है ना, हमारा समाज इतना सड़ चुका था इस मामले में कि ये कानून बनाना पड़ा, ये कानून मजबूरी है। लेकिन ये हम कर सकते हैं कि अगर एमएलए और एमपी इन सबकी ट्रेनिंग ठीक से हो, अधिकार, कर्तव्य, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं, ये सब हो, तो उम्मीद कीजिए कि शासन थोड़ा सा बेहतर होगा। कानून वाले मामले में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा जाए, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए वैसे जुडिशरी खुद ही मैनेज कर लेती है, कहने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में क्या बोल दिया है, मूल ढांचे में क्या है, जुडिशियल प्राइमेसी मूल ढांचे में है। मैं इंडिपेंडेंस की एक बात और कर रहा हूँ जो जुडिशरी कभी नहीं कहेगी। देखो, इंडिपेंडेंस होती है दो चीज़ों से, एक होती है भय से, एक लालच से। मैंने आपसे कई बार कहा, जब एटीट्यूड की बात हुई, मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो मोटे तौर पर दो ही कारण हो सकते हैं, या कोई भय है या कोई लालच है, तीसरा कारण आमतौर पर नहीं होगा। तो जुडिशरी किसी डर की वजह से इंडिपेंडेंट ना हो पाए, ये तो जुडिशरी खुद मैनेज कर लेती है। जैसे मान लीजिए सरकार दबाव पैदा करे तो जुडिशरी सरकार को वापस दबाव पैदा कर देगी, पर जुडिशरी पर जो असली दबाव है वो लालच का दबाव है। इसलिए जब कोई जज रिटायर होने वाला होता है ना, उसके आखिरी 3 महीने के जजमेंट्स में अगर आपको सरकार का समर्थन साफ दिखने लगे, इसका मतलब है कि जुडिशरी लालच से मुक्त नहीं है। और क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट होते ही 65 की उम्र रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद 65 साल में जो आदमी इतना ताकतवर है कि पीएम भी खौफ खाता है उससे, सब खौफ खाते हैं। जिस दिन कुर्सी से उतरता है फिर चपरासी भी खौफ नहीं खाता उससे, और कोई पूछता ही नहीं उसको। घर में बैठा है तो कोई चिड़िया ऊपर आई और उसे भी कोई नहीं उड़ा रहा वहां से, ऐसी हालत हो जाती है। तो उसको बड़ी भूख रहती है कि मुझे कोई ऐसा पद मिल जाए सत्ता वाला, ताकि मुझे ना उसी माहौल में रहूं, ठीक फील करूं। तो भारत सरकार ने जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बना रखे, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ऐसे जो कंज्यूमर कोर्ट्स का हाईएस्ट है जो नेशनल ट्राइब्यूनल है वो हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, और उसमें नियम क्या है, इनका चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही होगा। अब वो कौन होगा ये सरकार तय करती है, और जज को पता है रिटायर होने के बाद कोई पूछेगा नहीं मुझे। तो जज को लगता है कि आखिरी 3-4 महीने में अगर सरकार के साथ सुर से सुर मिल जाए तो रिटायरमेंट के बाद 1 आध महीना बैठूंगा घर पे, ताकि सरकार ये शो कर सके कि ये तो सामान्य बात है, सामान्य अपॉइंटमेंट है, अंदर सेटिंग हो जाती है पहले ही। तो फिर क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी मिली रहेगी। नौकरी की दिक्कत नहीं है उनको, पैसे की दिक्कत उनको ये है कि वो जो शक्ति हाथ से निकल जाती है ना, उसकी दिक्कत है। तो सरकारें सेट करती हैं जुडिशरी को इस तरह से। इसका तरीका क्या होना चाहिए? अरुण जेटली जब विपक्ष में थे तभी बोलते थे, पक्ष में तो बोलना बंद कर दिया उन्होंने इस बारे में, क्योंकि सरकार ये तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करती, विपक्ष हमेशा चाहता है कि हो जाए। तो आप एक सुझाव दीजिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य किया जाए। ये शब्द अरुण जेटली खूब बोलते थे, कूलिंग ऑफ पीरियड। इसका मतलब इंजन घर में ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद फिर से काम में लाएंगे उसको। तो जब भी कोई जज रिटायर होगा 2 साल तक उसे किसी भी तरह की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। 2 साल या 3 साल कर लीजिए और अच्छा है। अच्छा, 3 साल बाद नियुक्ति मिलेगी तो जज बहुत प्रभावित नहीं होते, क्योंकि 3 साल बाद सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये भरोसा नहीं होता है। तो 3 साल बाद जो सरकार होगी देखा जाएगा, इससे जो जजमेंट्स हैं उन पर असर पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो आप कहिए कि 2 या 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो, इससे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकेगी, ये बेहतर होगा। चलिए, एक तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से गवर्नर की अपॉइंटमेंट है। गवर्नर होना चाहिए ऐसा आदमी, थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा सा आदमी, वो वहां बैठ के कुछ विज्ञान पे काम करे, साहित्य पे काम करे कुछ। और आता कौन है? सत्तारूढ़ पार्टी का वो नेता जो लगभग चुक चुका है और अब उसको रिटायरमेंट से पहले एक बार आखिरी बार ऐसे भभक के बुझ जाना है। ऐसे व्यक्ति को चुन चुन के बनाते हैं गवर्नर और उनका काम बड़ा सीमित है। अमेरिका में कोई भी कानून वहां की पार्टी लाती है तो वहां की न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उसके बारे में वहां की सरकार से पूछ सकती है कि यह कानून लाने का क्या मकसद है। लेकिन भारत में यह अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। क्या भारत को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की आवश्यकता है? तो भारत में है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसने कहा कि नहीं है? धूमधाम से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संविधान में लिखा नहीं हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ लिया चश्मे से अपने कि लिखा हुआ है। उसने बताया कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन है, आप नहीं देख पा रहे हैं, उसमें है, लिखा हुआ है। तो है भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप भारत में कोई भी एक्ट पढ़ें, जैसे सीएए, अगर आपको इतनी रुचि उसमें है, आपने पढ़ा है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने सीएए का मूल टेक्स्ट पढ़ा है? खड़ा करें। हाँ, ऐसे लोगों की संख्या ठीक ठाक है। मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम 25-30 लोगों ने खड़ा किया है। कितने पेज का लगभग? मतलब कायदे से देखें तो 2.5 पेज के आसपास है मैक्सिमम, है ना? नहीं, वो 5 पेज जो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, उस एक्ट के पहले पेज में लिखा होता है पर्पस ऑफ दिस एक्ट, उसका प्रयोजन क्या है। मैं एनेक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी कोई एक्ट आप पढ़ेंगे, उस एक्ट में पहले लिखा होता है पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और उसमें सरकार, अगर वो सरकारी विधेयक है, आमतौर पर सरकारी विधेयक ही पास होते हैं भारत में, सरकार या संबंधित मंत्री सबसे पहले उसमें लिखता है कि ये विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जुडिशियल रिव्यू होता है किसी भी एक्ट का, एक्ट के रिव्यू में पर्पस ऑफ द एक्ट का रिव्यू भी शामिल होता है। इसलिए ये कहना कि भारत की जुडिशरी के पास पर्पस को चेक करने का अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की जुडिशरी पर्पस को चेक, भारत की जुडिशरी कुछ भी चेक कर सकती है। उसे केवल 4 शब्द बोलने हैं, संविधान का मूल ढांचा, उसके बाद उसके जो मन में आए करे। ये तो अमेरिका वाले भी नहीं कर पाए। अमेरिका वाले भारत से सीखेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, मूल ढांचा भी होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म भारत ने अमेरिका से सीखा। अमेरिका में जॉन मार्शल ने पहली बार इसको अप्लाई किया, तो भारत के लोगों का सही चीज है ये वाली।
लेकिन भारत के लोग उसको सीख के और आगे निकल गए उनसे भी, वो अमेरिका वाले पीछे रह गए हैं, क्योंकि मूल ढांचा कहीं नहीं है, वो हमारे देश में है। और वो मतलब वो जैसे परम तत्व होता है, अनिर्वचनीय है, दिखता नहीं है कहीं, बस महसूस ही किया जा सकता है, कुछ कुछ वैसे ही संविधान का मूल ढांचा है, दिखेगा नहीं, पढ़ नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं उसको, और वो महसूस करने की शक्ति से ईश्वर कुछ ही लोग महसूस कर पाते हैं, ऐसे मूल ढांचे को भी कुछ ही लोग महसूस कर पाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब इथिकल कंसर्न सरकारी कर्मचारियों को लेकर क्या है, यानी कल को आप लोग जिस पद पर जाएंगे तो उस संबंध में कौन कौन सी इथिकल कंसर्न एक नागरिक को हो सकती है कि सरकारी कर्मचारी ये ना कर दे, वो ना कर दे, इस तरह की चिंताएं जो होती हैं वो। देखो, आप मुझे ये बताओ कि दो सरकारी कर्मचारियों में से कौन सा ज्यादा बुरा है आपकी राय में। एक ऐसा है जो बेईमान है किंतु समाज के वंचित वर्गों, पिछड़े लोगों के प्रति संवेदनशील है। दूसरा, जो ईमानदार है, काम ठीक से करता है, एफिशिएंट है, किंतु समाज के वंचित वर्गों के प्रति बेहद असंवेदनशील है। अब आपको ये क्या बात हुई? जीवन में ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं, जीवन में ऐसे नहीं आते कि जो ईमानदार भी है और संवेदनशील भी है और जो बेईमान भी है असंवेदनशील भी है, ऐसे ऑप्शन नहीं आते लाइफ में, वो किताबों में होते हैं। अगर इनमें से आपको चुनना हो कि ज्यादा बुरा कौन है ना, तो फर्स्ट सेकंड मत बोलो, भूल गया कौन सा फर्स्ट सेकंड सेकंड, ऐसे बताओ कि ज्यादा बुरा होने के लिए बेईमानी ज्यादा बुरी है या असंवेदनशीलता ज्यादा बुरी है। तो संवेदनहीनता या संवेदनशीलता ज्यादा बुरी बात है। इसलिए सरकारी कर्मचारी को लेकर नैतिक चिंताओं में सबसे ऊपर रखिए कि कहीं वह समाज के वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीन न हो। वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीनता, आपको वो नैतिक मूल्य याद आ रहे हैं जिसमें करुणा और वो सब थे, एम्पैथी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंपैशन और एम्पैथी का न होना वंचित वर्गों के प्रति। कंपैशन को आपने हिंदी में क्या बोला था? करुणा। और एम्पैथी को समानुभूति। इनका अभाव होना मेरे ख्याल से किसी भी सरकारी कर्मचारी, विशेषकर सिविल सेवक जिसके पास पावर बहुत ज्यादा होती है ना, उस व्यक्ति के मामले में सबसे बड़ी चिंता हमें ये होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो छोटी मोटी बातें जो थी, ईमानदार नहीं है, इंटीग्रिटी वाला आदमी नहीं है, तो ईमानदारी का ना होना या उस व्यक्ति का सत्यनिष्ठा का अभाव कह लीजिए। सत्यनिष्ठा को ही आप मोटे तौर पर ईमानदारी मान लीजिए। तो सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का अभाव यदि किसी व्यक्ति में है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है तो वो क्या करेगा? एक तो करप्शन करेगा। बेईमान व्यक्ति और क्या कर सकता है? बेईमान व्यक्ति ये भी कर सकता है कि सरकार की जो गोपनीय सूचनाएं हैं उनको बेच दे, तो गोपनीय सूचनाओं का मिसयूज कर दे। देखिए, जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर 3-4 प्रकार के माने जाते हैं। एक होते हैं ड्राई ऑनेस्ट, एक शब्द चलता है ड्राई ऑनेस्ट, सूखा ईमानदार। हिंदी में बोलेंगे सूखा ईमानदार। ठीक है, तो जो ड्राई ऑनेस्ट है वो ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल एक भी पैसा नहीं खाता है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, एकदम दूर रहता है। उसके ऑफिस में हो भी रहा करप्शन तो कहता है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, आप मुझसे दूर रखिए, मेरे लिए मेरा वेतन काफी है, मैं शामिल नहीं होऊंगा। इस तरह का व्यक्ति जो आमतौर पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं करता है, अपने व्यक्तिगत हित में अपनी कार का भी प्रयोग नहीं करेगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं। इनकी संख्या 0.1% के आसपास मान लीजिए। ये दशमलव हटा दूं, रख ही लेना, डेसिमल रख ही लेते मेरे ख्याल से। मतलब आप लोग तो वहीं मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी पूरे देश की जनसंख्या 500 निकाल भी लेंगे तो इतना तो आएगा लगभग, तो पॉइंट में ही आएगा, दशमलव के बाद 0 भी आ जाएगा बल्कि उसमें, तो है ना। आप लोगों को तो पूरा भरोसा है, लेकिन बाकी जो समाज है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरे होते हैं ऑनेस्ट, तीसरे होते हैं करप्ट, तीसरे चौथे को वेट करप्ट कह सकते हैं, गीला बेईमान कह सकते हैं। भाई सूखा ईमानदार का घोर विपरीत क्या होगा? वेट और डिसऑनेस्ट कह लीजिए, तो चौथे को बोल लीजिए महाकरप्ट, तो महा बेईमान टाइप का आदमी। जो ऑनेस्ट आदमी होता है कलेक्टर, ऑनेस्ट आदमी का मतलब है जो अलग से पैसा नहीं मांगता कभी, जो फिक्स है वो आता रहता है। और फिक्स का मतलब वेतन नहीं है, वो तो मतलब कलेक्टर वेतन को छूता भी नहीं है। वेतन को तो बीच में इसलिए थोड़ा सा निकालते थे कि सरकार को लगे कि हाँ जरूरत पड़ती है इसको वेतन की, सिर्फ इसलिए, वरना वेतन तो कलेक्टर लोग छूते भी नहीं, क्या छुएंगे उसको। हाँ, ये करिए अकाउंट से निकाला, दूसरे अकाउंट में डाल दिया, ताकि ये भरोसा रहे सरकार को कि वेतन से ही काम चल रहा है आदमी का। तो ये ऑनेस्ट लोग वो माने जाते हैं प्रशासन में जो अलग से मांगते नहीं है किसी काम के लिए पैसा, जो फिक्स है वो फिक्स है। जैसे आमतौर पर कोई अगर जिला सामान्य साइज का है तो उसमें एक साल में डेवलपमेंट का खर्चा करीब 500 करोड़ के आसपास की योजनाएं तो होती हैं, ये नॉर्मल है कि इतना तो होगा ही होगा। तो सामान्य आकार के सामान्य जिले में सामान्यतः 500 करोड़ रुपए एक साल में योजना व्यय होता है, एक सामान्य फिगर है। और कलेक्टर से बड़ा सिंपल रहता है कि 2% फिक्स होता है, कहीं कहीं 1 है, कहीं 1.5 है, कहीं 2 है, वो डिपेंड करता है उस राज्य में क्या नियम चल रहा है, उस राज्य में क्या व्यवस्था है, हर राज्य की भी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो मुझे ध्यान है कि एक बार एक IAS से बात हुई तो उसने कहा कि सर मैं ऑनेस्ट कैटेगरी में आता हूँ, मैं कभी नहीं मांगता हूँ किसी से, बाकी सब व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, क्या कर सकते हैं। तो व्यवस्था का मतलब फिर जब मैंने समझा तो ये मतलब निकला उसका पूरा मिला के, जिसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं करना है, अपना सामान्य काम करना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, किसी से डील नहीं करनी, बात नहीं करनी, किसी के दबाव में नहीं आना है। इतना करने के बदले उसको साल भर में करीब 10 करोड़ की रिश्वत आ जाती है। और ये कैसे आती है? ऐसे नहीं आती कि बोले नहीं जाएगा कहीं बोरी भर के, ऐसा नहीं होता है, उसके भी सिस्टम बने होते हैं, कहाँ पहुंचानी है, कैसे होगा, सब बना रहता है। ये ऑनेस्ट आदमी होता है। ऐसे वाला जो कलेक्टर है उसको बोलते हैं ईमानदार कलेक्टर होता है।
ठीक है, आप में से कुछ लोगों के चेहरे पर ये भाव है कि आज बताइए काम की बात है। तो अब तक तो बेकार की बात है, सत्यनिष्ठा, ईमानदार, ये सब क्या है? असली बात तो ये बताइए, है ना? इन्हीं में से कुछ लोग फंसते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। उनका सामाजिक सम्मान खत्म हो जाता है, फिर बाद में उनमें से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं शर्म के मारे, वो अलग बात है। जो तीसरी कैटेगरी है वो होते हैं करप्ट लोग, जो डिमांड करते हैं, ठेकेदार कह रहे हैं कि सर इसमें इतना फंड है तो कलेक्टर का 2% फिक्स होता है, कहते होता हुआ 2%, हमारा 4% होगा। इस तरह के जो कलेक्टर्स हैं, जो हर चीज में पैसा मांगते हैं। और महाकरप्ट आपको पता ही है, वो सड़क से निकलता है, देखते क्या बेच दूं और क्या बेच सकता हूँ। ये तालाब यहाँ पर, कह रहे थे तालाब तो है नहीं तो बनवाओ तालाब यहाँ पर, तो सर पानी है नहीं अंदर तो क्या हो गया, खुलवाओ। तो कई ऐसे तालाब सरकार में बनते हैं, बन गया फिर भर भी गया वापस, फिर बना फिर भरा और कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ और तालाब खुद गए, छोटे छोटे घरों के अंदर कुएं खुद गए, ऐसे। तो करप्शन का जो इंडेक्स है ना, उसमें भी देखना पड़ता है कि करप्शन किस लेवल का है। तो इसलिए करप्शन की बात करना बड़ा आसान है, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पुलिस वालों की कमाई के जरिए क्या क्या होते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे एक सामान्य बात, अगर आप मान लीजिए कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आपके मकान मालिक ने आप पे केस लगा दिया कि भाई ये बिजली का मीटर जो है उसमें से तार निकाल के चोरी कर रहा था, मान लीजिए कुछ ऐसा कर दे, मान लीजिए कोई झूठी कंप्लेंट कर दे। अब उससे वहां कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने आपको बुला लिया, या जिसके खिलाफ कंप्लेंट किसको बुलाया। अब पुलिस ऐसे हर मामले में हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट करती है कि दोनों से लेना है, एक से नहीं। तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको तो ये कि तेरा करियर खराब हो जाएगा, केस लग जाएगा, आईएएस एग्जाम नहीं दे पाएगा, बर्बाद हो गया तू, तो बस बर्बाद होने वाला है, लिख रहा हूँ, चल लिखना शुरू कर रहा हूँ, लिख दूँ, क्या नाम है बता, नाम बता। तो बच्चा, वो सर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। फिर 3-4 दोस्त आते हैं, फिर सर बच्चा ऐसे बर्बाद हो जाएगा, तो कह रहे मेरे भी तो बच्चे हैं, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। फिर उसके बदले फिक्स हो जाता है 5,000 10,000 को फिक्स हो जाता है, उससे मामला सेट हो जाता है। दोनों अलग कमरे में बिठाते हैं, फिर वो उसके पास जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी निकला, ये तो तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, तुमने 4 कमरे किराए पे दे रखे हैं, टैक्स नहीं पे करते उसका, कभी टैक्स पे नहीं किया, केस बन गया तेरे खिलाफ, तो मामला उल्टा पड़ गया। अब तो भाई अगर कंप्लेंट तो मैंने की थी, वो तो ठीक है, पर वो भी तो कोई बोलेगा, अब तो कंप्लेंट उल्टी बन गई भाई, अब तो जेल होगी, बुला लो घर से 2 लोगों को बुला लो, वो करना होगा, मुचल का भरना होगा, बुलाओ लोगों को। अब ऐसा लगता है कि मैं तो शिकायत लेके आया था, अब वापस बस पहुंच जाऊंगा किसी तरह से, फिर 10,000 ये भी देता है वापस जाने के लिए, और इस तरह से। और मुझे सबसे रोचक तथ्य एक बार क्या सुनने को आएगी, जैसे पुलिस के पैसों में एक पैसा किस चीज का है, जैसे ट्रक है किसी जिले में, कोई ट्रक रात को सड़क पे खड़ा हुआ है, इसका भी पैसा फिक्स है, चलने का, बसों के चलने का, ऑटो चलने का, रेडी लगने का, खोमचे लगने का, वो सब तो है ही। कोई ट्रक सड़क पे खड़ा होता है, उसका भी पैसा फिक्स है, और पूरे सिस्टम में हर चीज का पैसा फिक्स है, और नीचे से ऊपर तक बटा रहता है। और कुछ राज्यों में तो एसपी भी आता है इस बेस पे कि भैया कौन सा जिला चाहिए वाला, तो इसका रेट साल का 5 करोड़ है, तो एसपी साहब सरकारी पार्टी के फंड में जितना पैसा देने की गारंटी देंगे तो उस जिला मिलेगा। अब एसपी को हर साल 5 करोड़ जमा करना है, तो एसपी साहब बुलाएंगे सारे डीएसपी को, आओ आओ, एसएचओ को बुलाएंगे, सीईओ को बुला लेंगे, फिर बोलेंगे देखो इतना मैं कमिट करके आया हूँ, तो अगर कम से कम 8 नहीं मिला मुझे तो मैं 5 कैसे दूंगा। तो व्यवस्था होती है, फिक्स होता है कि इस पुलिस स्टेशन से इतना आएगा, इससे इतना आएगा, कुल मिला के 8 का हिसाब बन जाता है। फिर एसएचओ जाता है, एसएचओ या एसओ बोलता है पुलिस वालों से कि देखो कमिटमेंट करके आया हूं हर महीने 50 लाख की, तो अगर हर महीने एक नहीं आया तो मैं कैसे दूंगा 50 लाख। आपको पता ही होगा ना, ये पूरा सिस्टम है। और टॉपिक नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे हम, करप्शन को कैसे समाप्त किया जाए। और पढ़ने वाले कौन है जो मन में समाप्त हटा के सोच रहे हैं करप्शन को कैसे किया जाए, वो जो आबादी करप्शन कैसे करें पर विचार कर रही है, उसको लिखना है करप्शन कैसे समाप्त करें। अरे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग उस कैटेगरी में आएंगे जो डीएच कैटेगरी होती है, उसमें भी आएंगे। खैर, तो हम दूसरी बात कर रहे हैं सत्यनिष्ठा का अभाव। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, देखिए करप्शन, सारे करप्शन बराबर नहीं होते, कुछ करप्शन ज्यादा घटिया होते हैं दूसरों की तुलना में, और वो करप्शन जिसमें किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति का हित मार के पैसा कमाया गया हो, किसी पीड़ित को नुकसान पहुंचा के पैसा कमाया गया हो, वो करप्शन निश्चित रूप से ज्यादा नीच है उस करप्शन की तुलना में जिसमें किसी समृद्ध व्यक्ति से कुछ ले लिया गया हो। ऐसी केस स्टडीज भी आ सकती है कभी कि 2 सिचुएशन से, इनमें से आप किसको कितना अनैतिक मानेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अगर कभी ऐसा संकट आ ही जाए, नैतिक संकट, तो कम से कम किसी वंचित समुदाय के व्यक्ति या वंचित व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसा मत कीजिएगा, मतलब लोकल भाषा बोलते हैं कि उसकी बद्दुआएं मत लीजिएगा। तो भाव यही है कि जो पहले से इतना पीड़ित है, अगर आपके अधिकारी बनने की वजह से वो और पीड़ित हो गया तो फिर कोई मकसद बचता नहीं है सिविल सेवा में आने का या जीवन जीने का भी। तो इतनी तो सत्यनिष्ठा होनी चाहिए हर व्यक्ति में। खैर, सत्यनिष्ठा का भाव, ईमानदारी का भाव, ये दूसरा कंसर्न आप कह सकते हैं। और इससे क्या क्या नुकसान है, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट्स का मामला हो सकता है, करप्शन हो सकता है, और करप्शन का नुकसान अंततः होता है जनता को, क्योंकि जैसे पुल बन रहा है उसमें करप्शन हुआ, जैसे बनारस में कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई बहुत बड़ी, तो जो 20-30 लोग उसके नीचे दब के मर गए, उनका भी तो जीवन का अधिकार था ही। 2 चीजें महत्वपूर्ण। तीसरी बात इसमें हम लिख सकते हैं, एक टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है आपसे पिछले साल, वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप कह सकते हैं हितों का संघर्ष या हितों का विरोध। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा लेके डिस्कस करता हूं, हित संघर्ष लिख के काम चलाते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुवचन में आएगा,
एस लगाइए। इसका मतलब ये होता है कि आपके दो हित हैं, अलग अलग हैं, और उन दोनों हितों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई है। आमतौर पर कोई भी सिचुएशन जो बनती है ना उसमें ये पक्ष आ जाता है। तो हितों के संघर्ष का प्रयोग तो जीवन में कहीं भी हो सकता है। जैसे घरेलू किस्म का एग्जाम्पल देखना हो तो मान लीजिए आपसे 10 साल बाद जब आप पेरेंट भी होंगे और आपके पेरेंट्स भी होंगे, और मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपको एक फैसला करना पड़े जिसमें या तो आप अपने पेरेंट्स के फायदे में कुछ कर पाएंगे या अपने बच्चों के फायदे में कुछ कर पाएंगे, करना एक ही है। तो वहां क्या हुआ, आपके दोनों हित हैं, एक हित आपके पेरेंट्स हैं, एक हित जिनके पेरेंट्स आप हैं। वो संघर्ष भी क्या है, हितों का संघर्ष है। लेकिन जब हम यूपीएससी में लिखेंगे हितों का संघर्ष, इसका संबंध आमतौर पर हमारी नौकरी के बारे में होगा, लोक सेवा के बारे में होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ आपका सर्विस रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सर्विस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा संबंधी दायित्व, सर्विस से जुड़ा कोई दायित्व, सर्विस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा संबंधी दायित्व, एक तरफ वो मसला है। और एक तरफ आपका कोई निजी हित है जो प्रभावित हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है, एक तरफ आप जो काम करते हैं उससे जुड़ा हुआ दायित्व है, और दूसरी तरफ आपका कोई निजी हित है। निजी हित का मतलब आपका हित, आपके रिश्तेदारों का हित, दोस्तों का हित, ऐसा कुछ, या आपके दुश्मन का अहित भी आपका निजी हित हो सकता है। हम कई बार जीवन इस तरह जीते हैं ना कि मेरा फायदा हो ना हो उसको बर्बाद कर देना है। अगर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आपके जीवन में है तो दूसरे व्यक्ति का अहित भी तो आपका हित हो सकता है। तो निजी हित का मतलब अपना हित भी हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति का हित भी। अब ये सिचुएशन जहां भी आएगी इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने एक बार जिक्र किया था आपसे नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है कि जज के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना आए इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी ऐसी ना हो जिसके साथ जज का कोई इंटरेस्ट मैच करता हो। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, देखिए कोई भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कोई जज है तो जज को एक केस में जजमेंट करना है जिस केस में एक पार्टी या वकील उसके परिवार का व्यक्ति है, तो कोई पार्टी उसके परिवार से है। यह स्थिति क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सिविल सेवा में भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पद पर हैं जहां आपको टेंडर पास करना है, एक टेंडर निकला है, फाइनल आपको करना है। अब उस टेंडर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन कंपनी ने अप्लाई किया, उन कंपनियों में से एप्लीकेंट्स में से एक ऐसा व्यक्ति है या दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका परिचित है, रिश्तेदार है, भाई है, कोई परिवारजन है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि निष्पक्षता में 3 स्थितियां बन सकती हैं। एक तो ये होता है कि आप हों भी और दिखे भी, दूसरा हो सकता है कि हों पर दिखे नहीं, और तीसरा दिखें पर हो नहीं। अब मान लो, स्थिति सोचो कि टेंडर निकला, आप कलेक्टर हैं, आपने निकाला टेंडर, सब लोगों ने अप्लाई किया, आपके छोटे भाई या बहन ने अप्लाई किया और उसकी एप्लीकेशन सबसे बेहतर है और आपने उसको कुछ बताया नहीं था, सूचना की गोपनीयता बनाए रखी थी। अब क्योंकि उसकी एप्लीकेशन सबसे बेहतर है, इसे टेंडर उसको मिलना चाहिए, पर अगर मिल गया तो आप कितने भी सफाई देंगे तो लोग मानेंगे यही कि निष्पक्षता नहीं बरती गई है, जबकि आप निष्पक्ष हैं। तो कुछ सिचुएशंस में आप निष्पक्ष होंगे पर माने नहीं जाएंगे। आप माने जाएं इसलिए आप क्या करेंगे, उसको टेंडर नहीं देंगे। अब क्या हो गया, आप निष्पक्ष हैं नहीं किंतु माने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि हों भी और माने भी जाएं। अगर आपके भाई या बहन का जो एप्लीकेशन है ही खराब तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हैं भी, माने भी जा रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में जो आपको झेलना पड़ेगा उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा क्या है कि व्यक्ति ये सब झेले या व्यक्ति इस चीज से दूर ही रहे, क्योंकि हर व्यक्ति इसको कैसे मैनेज कर पाएगा। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सिविल सेवकों के सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति बार बार आती है, हित संघर्ष। अगर कभी आपसे पूछे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो आप परिभाषा तो बता ही देंगे, और फिर बताइए 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं पोटेंशियल, संभावित, और एक होते हैं रियल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक पोटेंशियल यानी कि संभावित हित संघर्ष और एक वास्तविक हित संघर्ष, रियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रियल का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ ही गई है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट में फंसी गए हैं। और पोटेंशियल का मतलब है कि अभी स्थिति आई नहीं है पर आपको ये अंदेशा है कि वो स्थिति आ सकती है। कैसे आ सकती है, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, अब जैसे रिजल्ट आएगा शुरू होगा, यूपीएससी जब मेंबर्स को बुलाते हैं इंटरव्यू करना, उन सबको एक फॉर्म भेजती है कि आपको हम इंटरव्यू का मेंबर बनाना चाहते हैं पैनल का, आप आएं। और उसमें एक एफिडेविट देना होता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिचित इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। यूपीएससी में कोई कॉपी एवेल्युएट करने वाला व्यक्ति होता है, ये वाला एफिडेविट देके आता है। इंटरव्यू होता है, ये एफिडेविट देके आता है, और पहले वो लिखवा देते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये किस लिए है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति मन में पैदा ना हो जाए। मान लीजिए कि ये ना लिखवा रहे होते, तब क्या होता, एक्स नाम के व्यक्ति को इन्वाइट किया गया, उसने कहा कि हाँ मैं आऊंगा इंटरव्यू लेने के लिए, और उसको ये पता लगा कि जो 2-2.5 हज़ार लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनमें से एक उसके दूर के रिश्तेदार में भी है। अब ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हो जाएगा ऐसा नहीं है, संभावना है कि भाई 8 बोर्ड हैं और मैं भी रोज तो बैठूंगा नहीं, कभी कभी बैठूंगा। उस बच्चे का इंटरव्यू किस दिन होगा, चांस की बात है, कौन से बोर्ड में होगा, चांस की बात है। संभावना बहुत कम है कि मेरे सामने ही आ जाएगा, पर संभावना तो है ही। तो जब तक ये सामने ना आ जाए तब तक क्या है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जिस समय इंटरव्यू में वो बैठा है, मान लीजिए वहीं उस बच्चे की एंट्री हो जाए सामने, और वो देख के खुश है, फूफा जी बैठे हैं, मस्त हो गया।
अब आपको वहां अभिनय भी करने की, आप नहीं जानते उसको, उसे भी अभिनय करना है। और फिर आपके सामने वही संकट, निष्पक्ष दिखूं, हूं, दिखूं प्लस हूं, ना दिखूं ना हूं, इनमें से क्या करूं? तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी ऐसी स्थिति सिविल सेवाओं के दौर में आपके सामने है जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको वहां से हट जाना चाहिए। तुरंत अपने सीनियर को पत्र लिखना चाहिए, फॉर्मल लेटर, कि सर इस केस में मेरी उपस्थिति ठीक नहीं होगी क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है, एक पोटेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट बने, तो बेहतर होगा कि मेरे स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया जाए इस काम के लिए। सरकार के हाथ में होता है, सरकार आपसे उसके बाद भी कह सकती है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना शार्प नहीं है कि उसके लिए हम परेशान हो, हमें आपकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा है, आप ये काम कीजिए। सरकार कर सकती है ऐसा। अगर सरकार ने ऐसा कह दिया तो क्या करना चाहिए? नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसे करेंगे? ये कर देंगे, उसके बाद कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि हर चीज कागजों पर स्पष्ट रूप में हो, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन यूज ना हो, चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट हो। तो पहली बात, जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका पहला स्टेप क्या लेना है? उससे दूर रहना है। और दूर रहने का तरीका ये है कि सीधे आप पत्र लिख के अपने बॉस को बताएं कि क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, इसलिए बेहतर होगा कि ये निर्णय मैं न करूं, तो मैं अपने आप को इस निर्णय से अलग किए जाने की सिफारिश करता हूं। लेकिन इसके बाद सरकार के हाथ में है। अगर सरकार उसके बाद भी जिम्मेदारी दे, सरकार देखो बहुत क्रूशियल मामला होगा तो जिम्मेदारी देगी ही नहीं, छोटा मोटा मामला होगा तो सरकार कहेगी यार इस तरह से देखेंगे तो कोई अधिकारी काम नहीं कर पाएगा, तो सरकार उसके बाद आपको पत्र लिखेगी, आपका बॉस पत्र लिखेगा कि हम इस बात को समझ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा निर्णय है कि आप इसको करें, सावधानी से करें, आपकी सत्यनिष्ठा पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना होगा? तो पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, पारदर्शिता प्लस निष्पक्षता, और ध्यान रखना है कि अगर आपके घर का मेंबर है और टेंडर उसको मिल गया तो आप सिर्फ इसलिए खारिज मत कर दीजिएगा कि वो आपके घर का मेंबर है। निष्पक्ष होना ज्यादा जरूरी है दिखने की तुलना में। कोशिश ये हो कि हो भी और दिखे भी, लेकिन अगर होने और दिखने में एक ही बचा हुआ रास्ता तो क्या करना चाहिए? होना जरूरी है, दिखना उतना जरूरी नहीं है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा जा सकता है। तो एथिकल कंसर्न एक होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक शब्द चलता है इन्फ्लुएंस पेडलिंग बोलते हैं, कभी हो सकता है प्रश्न में ये शब्द आ ही जाए। इन्फ्लुएंस पेडलिंग, इसका मतलब होता है संपर्कों का फायदा उठाना। इन्फ्लुएंस पेडलिंग, आपने ऐसे दो चार पीस जरूर देखे होंगे जो किसी सरकारी नौकरी में हैं, उस नौकरी में होने की वजह से उनके संपर्क बहुत लोगों से बन गए हैं, बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से संपर्क हैं, और उनका मूल काम उन संपर्कों की मदद से बहुत बड़े बड़े काम, जैसे क्रोनी पूंजीवटा भी काम बोलते हैं, वैसे काम करना है। मतलब अमर सिंह इस फील्ड के सबसे बड़े बादशाह माने जाते थे भारतीय राजनीति में। संपर्कों के आधार पर कुछ का कुछ करने की ताकत। किसी ऐसे व्यक्ति से कभी सामना हुआ आपका जो मतलब एक तो होते हैं जो नेम ड्रॉपिंग करते हैं बात बात में, जानते नहीं मुझे, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ। एक तो वो है, हवाई बात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हवाई बात करेंगे जबकि उनका परिचय ऐसा होगा नहीं किसी के साथ। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि किसी के सच में ऐसे संपर्क हो और नौकरी की वजह से एक व्यक्ति आईएएस बना। अब क्योंकि आईएएस बनने का असली फायदा पता क्या होता है? जैसे आप मसूरी पहुंचे 180 आईएएस बने हैं, सबका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, उसमें आपके दोस्त हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ कम अच्छे हैं, पर दोस्त तो हैं। 150 आईपीएस भी वही ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में, वो भी सबके दोस्त हो गए। आईएफएस भी दोस्त है, आईआरएस भी दोस्त है, वो तो कुंठित दोस्त है सारे के सारे, जो आईएएस नहीं बन पाए यार, पर तब भी वो दोस्त बने रहते हैं क्योंकि उनको आपसे ज्यादा काम निकलवाने हैं, आप तो कम काम निकलवाएंगे उनसे, पर दोस्ती हो जाती है। फिर आप जिस बैच के अधिकारी हैं उस बैच के सारे लोग एक द्वितीय समूह बन जाता है, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ग्रुप्स बने रहते हैं, ईमेल ग्रुप है या गूगल ग्रुप बन गया, कुछ ऐसे ग्रुप बन गया। अब जैसे आप सीनियर होंगे, एक स्थिति आएगी जब देश के लगभग हर जिले में या तो कलेक्टर आपका बैचमेट होगा या आपका जूनियर होगा, और ये स्थिति केवल 10 साल में जाती है, 10-11 साल में जाती है सर्विस में आने के बाद। और उसके बाद आप देश में किसी भी कलेक्टर को फोन करके कुछ काम बोलेंगे तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि कल को उसको भी बोलना पड़ सकता है आपको, किसी एसपी को बोल दीजिए। जिस दिन आप बन जाए कमिश्नर, उस दिन सारे कमिश्नर डीआईजी आपके बराबर के हो गए। ये जो संपर्क का लाभ है, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कोई भी काम आपका अगर वैध काम है वो तो नहीं ही रुकेगा, पर वो तूफानी गति से काम हो जाता है। और ये कितना बड़ा फायदा है, आप किसी की मदद करना चाहें तो कितना आसान है। इसमें कुछ लोग होते हैं जिनकी नेचर होती है वो इन संपर्कों को पूंजी बना लेते हैं अपनी, और वो इसी में लगे रहते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, ये वहां का कमिश्नर है, ये वहां का कमिश्नर है, इन दोनों को मिलकर योजना बनानी है, मैं दोनों को जानता हूँ, और मैं ठेकेदार को भी जानता हूँ, और मैं रॉबर्ट वाड्रा को भी जानता हूँ। अगर ये चारों मिल जाए जिन्हें मैं मिला सकता हूँ तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें 5% भी आ गया तो जिंदगी भर की कमाई से अच्छा है। ये जो लोग हैं इनको बोलते हैं इन्फ्लुएंस पेडलर्स, या संपर्कों का लाभ उठाने वाली टेंडेंसी। तो अगर आपसे पूछें कि सिविल सेवकों के लिए एथिकल कंसर्न आपके मन में क्या आती है, मोटे तौर पर ये 3-4 बताइए, जिनमें मेरी राय ये है कि सबसे पहले संवेदनहीनता जैसे बिंदु लीजिए, दूसरा लीजिए सत्यनिष्ठा का भाव वगैरह। एक जो हमने कहा था ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, वो सब चाहे तो उसका जिक्र भी कर दें, चाहे तो पहले से जोड़ दें या एक अलग बिंदु बना लें। और नंबर 5 पे लिखिए ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी। अगर ये सब नहीं होंगे तो व्यक्ति कैसा होगा? भेदभाव करने वाला होगा, सीधी सी बात है। तो पक्षपात करने वाला व्यक्ति, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी आदि का न होना। बस इतनी बातें बताइए। और फिर आपसे पूछेंगे, छूटते ही भारत सरकार पूछेगी अच्छा ये बताओ, समस्याएं तो ठीक बताई आपने, अब ये बताओ कि ठीक कैसे करें, ठीक कैसे करें इनको।
तो आप कहना कि ठीक करने का प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस से ही। सिलेक्शन मेरे जैसे लोगों को अगर दिक्कत नहीं आती, दिक्कत इसलिए है कि आपने सिलेक्शन ठीक नहीं किया। तो समाधान में देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा हो, फिर हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको 2 में चुनना हो, आपके जिले के लिए कलेक्टर चुनना है, आपको 2 में से एक, बताओ कौन सा चुनोगे? एक व्यक्ति जो 10वीं क्लास में पूरे देश में टॉपर था, 12वीं में भी टॉपर था, फिर उसने आईआईटी का एंट्रेंस दिया, फर्स्ट रैंक आया, आईआईटी में टॉप किया, फिर नीट फीट कुछ दिया, अपने जो भी ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें भी उसका 100% आ गया, मतलब कैट में आ गया, और उसके बाद उसका मन हुआ आईएएस एग्जाम दे देता हूँ, चलते चलते दिया, आईएएस भी हो गया। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो बहुत कठिन परिस्थितियों से निकला है, जिसने कहीं टॉप नहीं किया जिंदगी में, लेकिन संवेदनशील है, समझदार है, जिंदगी के अनुभव देखे हुए हैं, चीजों को मैनेज करना जानता है, जो स्मार्टनेस सड़क पे चाहिए ना वो उसके अंदर है, संवेदनशीलता है, लेकिन उसका दिमाग उतना नहीं चलता जितना इस भाई का चलता है, या इस बहन का, जो भी है, भाई बहन जो भी है। तो एक व्यक्ति है जो शानदार बुद्धि वाला है, ऐसी बुद्धि देश भर में बहुत कम लोगों के पास है, इतना इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन संवेदनशील उतना नहीं है, कंपैशन नहीं है। और दूसरा, कंपैशन, संवेदनशीलता, सड़क वाली बुद्धिमत्ता से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उतना इंटेलिजेंट नहीं है कि तुरंत डेटा एनालिसिस कर सके, एक्सेल पे तुरंत कैलकुलेशंस कर सके, वो सब उसको नहीं होता है। तो आपको अपने जिले के लिए चुनना है, तो बताओ किसको चुनोगे? दोनों को चुन लोगे? यूपीए की सरकार थोड़ी ना कि 2-2 पीएम चलेंगे, भाई कलेक्टर तो एक ही बनेगा, सीधी सी बात है। तो कितने लोग आप में से आईआईटी वाला चाहेंगे कलेक्टर, कि भाई कुछ भी हो, स्मार्ट आदमी आना चाहिए, बहुत बुद्धिमान? 2 लोगों ने चुना है आईआईटी वाला कलेक्टर, और कितने लोग चाहते हैं दूसरे वाला? देखिए क्या। चलिए, तो आप, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस में कई चीजों को देखा जाना चाहिए। आपकी राय में ज्यादा किस पे ध्यान देना है, योग्यता पे या इंटीग्रिटी पे? तो ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें व्यक्ति की इंटीग्रिटी और जो इथिकल वैल्यूज है, एक शब्द में लिखिए, जिसमें कैंडिडेट के वैल्यू एस्पेक्ट को प्राथमिकता मिले, इंटेलिजेंस को कम नहीं मिले, राइटिंग स्किल्स को, क्रिएटिविटी को कम ना मिले, लेकिन स्किल्स की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा प्राथमिकता उसके वैल्यू सिस्टम को मिले, उसकी पर्सनैलिटी को मिले, कि कितना सुलझा हुआ, कितना कंपैशनेट किस्म का व्यक्ति है, ये मिले। सिलेक्शन हो गया। कितना भी अच्छा प्रोसेस ले आइए, उसमें हर व्यक्ति वो नहीं चुना जाएगा जिसको चुना जाना चाहिए था। कुछ ऐसे चुन ही लिए जाएंगे जिनको नहीं चुनना चाहिए था, कुछ ऐसे छूट ही जाएंगे जिनको चुन लेना चाहिए था। देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए सिलेक्शन किसी का ना हो, बोलता है कि प्रोसेस ठीक नहीं है, अगर आप उसको यूपीएससी का अध्यक्ष बना देंगे, वो भी ठीक कर नहीं पाएगा प्रोसेस, कितनी भी सावधानी बरत लीजिए, कुछ योग्य लोग छूट ही जाएंगे, कुछ ऐसे लोग सफल हो ही जाएंगे जिनको शायद सफल होना नहीं चाहिए था। इसलिए वो सिस्टम चलाएंगे या आप चलाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके चलाते क्रांति हो जाएगी, रिजल्ट घुमा फिरा के एक जैसे रहेंगे। तो जब सिलेक्शन हो गया, कुछ कायदे के लोग आएंगे, कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जो ठीक नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोसेस। और ट्रेनिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि शुरू में 100 दिन की ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको। फाउंडेशन प्रोग्राम का बेसिक पर्पस सिर्फ वही है कि बेसिक पर्सनैलिटी वैसी बन जाए जो सिविल सेवा की होनी चाहिए। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग में या बेसिक ट्रेनिंग में किन किन बातों को ध्यान रखें? एक तो वैल्यू सिस्टम है ही, और वैल्यू सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आपको ध्यान है, इनफोर्स कॉन्टेक्ट मैंने आपसे कहा था कि मसूरी में होता है, तो डाइवर्सिटी देश की समझाने के लिए इनफोर्स कॉन्टेक्ट होता ही है। फिर वहां 1-2 ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 1-2 ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको एक राज्य विशेष से जोड़ देंगे, उस राज्य की कल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना स्टेज पे, और पूरी टीम करेगी, और उस टीम का उस राज्य से होना आवश्यक बिल्कुल नहीं होता है। अब वहाँ की कल्चर को समझोगे आप, फिर वहाँ की वेशभूषा को देखोगे, पहनोगे उसको, वहाँ का डांस करके दिखाना है तो वहाँ का डांस सीखा। ये सब करते करते क्या होता है कि आपको देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति के बारे में ठीक से आइडिया हो जाता है। इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व मिले और तकनीकी पक्षों को थोड़ा कम महत्व मिले, ये आप कह सकते हैं कि इससे हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। एक शब्द इसके बाद हम पढ़ेंगे, इथिकल, मतलब एक बड़ा शब्द है इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नैतिक अधिसंरचना कह लीजिए। इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजें आती है। देखिए, जो तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि एक मजबूत इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मजबूत इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत नैतिक अधिसंरचना या नैतिक ढांचा होना चाहिए। इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो ये होता है कि इथिकल गाइडेंस मिलती रहे, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में लिखा भी हुआ है। तो इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 हिस्सों में पहले लिखिए इथिकल गाइडेंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं नैतिक मार्गदर्शन। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिशियल लाइफ में भी, ऐसी 50 स्थितियां बनेगी जहां आप नैतिक दुविधाओं के शिकार हो ही जाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। ऐसा किताबी ज्ञान बहुत काम तो आता नहीं सिविल सेवाओं में, वहां तो अलग किस्म की व्यावहारिकताएं आती हैं। जब जब आप किसी नैतिक दुविधा में होंगे, सबसे सौभाग्यशाली लोग वो हैं जिनके पास इथिकल गाइडेंस के सोर्सेस आसपास हैं। और ये बात केवल सिविल सेवा की है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, होता ही है। इस उम्र में खूब नैतिक दुविधाएं होती होंगी ना कि ये ठीक है कि वो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे सौभाग्य वाले लोग वो हैं जिनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे थोड़ा सा सीनियर है, जिसको जीवन का अनुभव उनसे ज्यादा है, समझदार है, फ्लेक्सिबल है और समय है उसके पास, कि आपने अपनी समस्या उसको बताई, उसने बिना भड़के, बिना नाराज हुए, बहुत कायदे से उस स्थिति की समीक्षा करके समझा दिया और ये कहा कि इस स्थिति में ये करना ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी आप देख लीजिए। मतलब बांधा भी नहीं आपको कि ऐसा ही करो,
चॉइस दे दी, लेकिन समझा दिया कि इस मामले में ये पक्ष है, इसका ये पक्ष है, ये ठीक रहेगा, अपनी राय दे दी। गाइडेंस जो व्यक्ति दे रहा है उस व्यक्ति ने लंबे समय के संघर्षों से उस समझ को अर्जित किया जो आपको मुफ्त में मिल गई, बैठे बैठे मिल गई, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके फैसले सही हों इसकी संभावना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग वो होते हैं जिन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मतलब इथिक्स पढ़ने का एक फायदा और है, धीरे धीरे आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो दुविधाएं नैतिक आपको होती हैं वो दुनिया में लगभग हर व्यक्ति को होती है, और लगभग उतनी ही शिद्दत से होती है, इंटेंसिटी भी लगभग वैसी होती है। जिसको चीजें समझ में आ गई वो उनसे बाहर निकल जाएगा, जिसके आसपास कोई समझदार व्यक्ति है जिससे उसका संवाद हो जाता है वो उससे बाहर निकल जाएगा। जिसने ना उन चीजों को ठीक से कभी समझा था, ना कहीं मौका मिला समझने का, ना आसपास कोई समझदार व्यक्ति है, पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनसे बात शुरू करने से पहले बात खत्म हो जाती है क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई दोस्त ऐसा है नहीं, वो मन ही मन में हर समय उधेड़-बुन में रहते हैं, और एक समय के बाद जब उनको लगता है कि वो नहीं संभाल पाएंगे तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए किसी नैतिक वजह से होने वाला सुसाइड आमतौर पर एथिकल गाइडेंस की कमी का परिणाम होता है। इसलिए कहते हैं किसी अच्छे काउंसलर से एक बार मिल लेना बड़ा अच्छा होता है, बजाय उस उधेड़-बुन में लगातार लगे रहने के, बने रहने के। तो एथिकल गाइडेंस जो है पर्सनल लाइफ में जो है वो तो अलग चीज है, ऑफिशियल लाइफ में, सरकारी जीवन में, सिविल सेवकों के जीवन में भी होना जरूरी है। तो एथिकल गाइडेंस कैसे होती है आगे विस्तार में इसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि उसको एथिकल गाइडेंस पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए। और क्वेश्चन तो अभी केवल दो शब्द लिखने, एक होता है कोड ऑफ एथिक्स और दूसरा कौन सा होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। आगे विस्तार में इसको पढ़ेंगे, अभी के लिए दो शब्द नोट कर लीजिए। उसको कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ठीक से अगर समझा दिया जाए शुरू में तो बहुत सारे मुद्दों पर क्लैरिटी हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ये एक बेनिफिट होता है। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा होता है एथिकल अकाउंटेबिलिटी, और इसका मतलब है कि सरकार की एक जिम्मेदारी तो ये है कि वो पहले गाइडेंस दे दे कि भाई आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ है, ये कोड ऑफ एथिक्स है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, समझा भी दिया, ट्रेनिंग में सब कुछ समझा दिया, फिर ऑफिस दे दिया उनको, आप संभालो ऑफिस। एथिकल अकाउंटेबिलिटी यानी कि नैतिक जवाबदेही या नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब है उसके बाद सरकार ये सुनिश्चित करे, एनुअल बेसिस पे करे या उससे कम समय में रिव्यू करे इस बात का कि जो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो एथिकल गाइडेंस दी है इनको, क्या ये व्यक्ति उस एथिकल नॉर्म्स का, नैतिक मानदंडों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बेस पर उसका हर साल मूल्यांकन हो, और उस मूल्यांकन से ये तय हो कि उसके प्रमोशंस कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस लेवल तक के होंगे। तो जब भी आपके सामने शब्द है एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके दो पक्ष हैं। पहला, हर सरकारी कर्मचारी को एथिकल गाइडेंस पर्याप्त रूप से मिले, जो हम विस्तार में पढ़ेंगे बाद में, और दूसरा, हर सरकारी कर्मचारी के कार्यों के नैतिक पक्ष का लेखा जोखा होता रहे, उन्हें जवाब देना पड़े, यदि कुछ गलत किया है तो उनसे जवाब लिया जाए, ताकि ये दबाव रहे कि उनको नैतिक रूप से सही काम करना जरूरी है। इसको बोलते हैं एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठोस रहेगा तो आप ये मान सकते हैं कि जो हमारे सरकारी सेवक या सिविल कर्मचारी हैं वो गलत काम नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी होना चाहिए कि अगर इन तीन चीजों को, मतलब इसी में मैंने दो तीन बातें कर दी, वरना हम अकाउंटेबिलिटी को अलग से लिख लेते, इन तीन में ही चाहे तो अकाउंटेबिलिटी को ही नंबर 4 पॉइंट बना के मेंशन कर दें। अब मैं दो तीन प्रश्न बोलता हूँ, आप बताएं कि उनका उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त मसाला आपके पास है या नहीं। पहला, नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा में क्या अंतर है, क्या संबंध है, क्या ये एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं। आपको हर वाक्य के बाद बोलना है हाँ हो जाएगा, ऐसे बोलना है, ठीक है, बोल के बताना है हाँ हो जाएगा, ऐसे है ना सच में हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा, नैतिक चिंता क्या है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में सरकार या किसी सभ्य नागरिक के मन में क्या नैतिक चिंताएं होनी चाहिए, स्पष्ट एकदम। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सिविल सोसाइटी को क्या नैतिक चिंताएं होनी चाहिए, ये भी हो जाएगा। सिविल सोसाइटी मतलब समाज के समझदार लोग। और किसी देश का लोकतांत्रिक शासन संविधान के अनुरूप चलता रहे, यह चिंता किसी भी नागरिक को होती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन चिंताओं की सूची बनाइए जो एक नागरिक के तौर पर आपको अपने देश की सरकार के बारे में होती हैं। वर्तमान सरकार ने लिखा है, वर्तमान सरकार तो पता ही है, तो शाश्वत है, नित्य सरकार है। हम तो बात कर रहे हैं कोई भी सरकार हो, है ना। ऐसी चिंताओं की सूची बनाइए जो आपको एक नागरिक होने के तौर पर अपने देश की सरकार के संबंध में होती हैं या हो सकती हैं। कर लेंगे सारे सवाल। चलो अब नैतिक दुविधा पर आइए कि वो उसके विभिन्न पक्ष क्या क्या हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा यानी कि नैतिक दुविधा। इस पर प्रश्न ज्यादा आते हैं, नैतिक चिंताओं पर तो प्रश्न आमतौर पर नहीं आ रहे, इस पर ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने संक्षेप में कर ली थी वो है कि ये क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, एक तो ये। दूसरा, इसके विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं या प्रकार क्या हो सकते हैं। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक दुविधाएं, ठीक। एथिकल डायलेमास इन डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट एरियाज। तो सबसे पहले आपको बताना है कि नैतिक दुविधा क्या है, इसका उत्तर आपको पता है। अच्छा, नैतिक दुविधा क्या है, मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले ध्यान रखो कि दुविधा क्या है। ध्यान आ रहा है आप लोगों को, या इस बात को लेकर दुविधा हो रही है। ऐसा हो सकता है कि दुविधा क्या है, इस पर दुविधा है, ये भी तो हो सकता है। तो दुविधा का मतलब ऐसी स्थिति
2-3 विशेषताएं होंगी तो दुविधा हो जाएगी। दुविधा वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक विकल्प उपस्थित हों, उन विकल्पों का महत्व लगभग बराबर हो, उनमें से किसी एक को ही चुनना अपेक्षित हो और चुना जाना तुरंत अपेक्षित हो, मतलब चुनना जरूरी है और एक को ही चुनना है। इन स्थितियों का एक साथ होना जिस मन स्थिति को जन्म देता है उसे दुविधा कहते हैं। स्पष्ट एकदम। और दुविधा और नैतिक दुविधा में कौन सा बनेगा चित्र? ये वाला। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तो बड़ा सर्कल कौन सा है? डायलेमा, और छोटा हो गया एथिकल डायलेमा। उसके बाद आप एक लाइन और लिखेंगे, नैतिक दुविधा दुविधाओं का एक प्रकार है जिसमें उपस्थित विकल्पों में नैतिकता या अनैतिकता का पक्ष शामिल होता है। जिस भी स्थिति में कोई निर्णय चुनने पर आपको नैतिक या अनैतिक कहा जा सके या आप महसूस करें कि मैं नैतिक या अनैतिक हूं, उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। सिंपल सी बात है। तो पहला कंसेप्ट बताना दुविधा क्या है, और दुविधा में एक विशेष वर्ग होता है नैतिक दुविधा का। और अगर लंबा उत्तर हो तो शुरू में आप एक एग्जांपल दुविधा का दें जो नैतिक नहीं है, फिर ऐसी दुविधा का दें जो नैतिक है। तो जो एग्जांपल मैंने दी उनको छोड़ के बताइए दुविधा का एग्जांपल जो नैतिक ना हो कि जो दुविधा का एग्जांपल हो। बोलो बोलो। क्या? हाँ, जैसे कह रही घर में या कमरे की दीवार पे पेंट होना है, किस रंग का करवाना है, ये दुविधा हो सकती है। बढ़िया बात है ना? हाँ, ये बताएंगे। क्या बात है, ठंडा पानी पिए कि गर्म पानी पिए? लेकिन किसी दूसरे को पिलाना हो तो ठंडा दें या गर्म दें, इसमें नैतिक हो सकता है। अपने वाले मामले तो नैतिक नहीं होगा, है ना? ठीक है, ठंडा पानी पिए या गर्म पानी पिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग बताइए जरा, शादी के बाद न्यूक्लियर फैमिली में रहें या कंबाइंड में, ये केवल दुविधा है या नैतिक दुविधा भी है? ये क्या दुविधा है? तो नैतिक दुविधा है। भारतीय समाज में पुरुष का मन हमेशा करता है कि जॉइंट फैमिली में ही रहे, और विवाह के बाद आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर पत्नी की इच्छा होती है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहे, क्योंकि उसके ऊपर दबाव ज्यादा आता है और पति को तो मौज रहती है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जो पति नाम का प्राणी है, जिसको एक तरफ अपनी पत्नी की जरूरतों का ख्याल रखना है, एक तरफ उन सबकी जो बचपन से पाल रहे हैं उसको, तो बड़ी नैतिक दुविधा है। तो अभी जल्दी ही आपके सामने आएगी वो नैतिक दुविधा। चलिए, ये तो हम बात कर ही चुके हैं ना नैतिक दुविधा की। तो पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल है कि इसके रूप क्या हो सकते हैं? नैतिक दुविधा के रूप क्या क्या हो सकते हैं? देखो, नैतिक दुविधा के कई प्रकार कुछ लोग मानते हैं, लेकिन 2 उनमें से बड़े ठोस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसमें से एक स्थिति ये हो सकती है कि द्वंद्व में एक तरफ कोई नैतिक पक्ष है और दूसरी तरफ निर्णय करने वाले व्यक्ति का अपना हित है। तो एक संघर्ष, एक दुविधा हो सकती है कि मैं नैतिक पक्ष और अपने हित में, हित में फायदा, लाभ, मैं नैतिक पक्ष और अपने लाभ में से किसे चुनूं। एक तो ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि लाभ को चुनेगा तो किसी न किसी मात्रा में अनैतिक हो जाएगा, नैतिक पक्ष को चुनेगा तो किसी न किसी मात्रा में नैतिक हो जाएगा। दूसरी स्थिति ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें आपको नैतिक पक्ष बनाम नैतिक पक्ष के बीच में चुनना होता है, जिसमें 2 प्रकार की नैतिकताओं के बीच का संघर्ष है। आपको दोनों चीजें नैतिक लग रही हैं, लेकिन दोनों में से चुन एक ही हो सकते हैं, और दूसरे पक्ष को छोड़ने में आपको अनैतिकता महसूस हो रही है, ये स्थिति। अच्छा, नैतिक पक्ष और हित का मामला तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसके एग्जांपल्स जीवन में हर समय बिखरे होते हैं। जैसे विवाह के समय किसी व्यक्ति के मन में ये आए कि एक तरफ दहेज न लेने का उसका विचार रहा, और दूसरी तरफ उसको ये लालच मन में आ गया कि जितना पैसा दहेज में मिल रहा है उतना पैसा मैं शायद जीवन में कभी ठीक से कमा ही ना पाऊं। अब वो लालच हावी हो गया। तो एक तरफ लालच हावी है, एक तरफ नैतिक पक्ष हावी है। तो इसके बाद ये व्यक्ति जो कुछ भी करेगा बात की बात है, लेकिन इस समय जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक जिस स्थिति में रहेगा वो कौन सी स्थिति है? नैतिक दुविधा की स्थिति है। थोड़ा और अगर एज के अगले हिस्से में देखें, अच्छा, आपकी राय में वैसे ये बताइए कि भारत में अगर मान लीजिए 100 परिवार हैं कुल मिला के, ईमानदारी से बताइए, उनमें से कितने ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में दरअसल इतना अच्छा संबंध नहीं है कि वो साथ रहें? कायदे से अगर सामाजिक दबाव ना हो, आर्थिक दबाव ना हो, तो उनका अलग हो जाना उनके लिए अच्छा ही होगा। आपकी राय में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी होगी? 90? कितना? 100? 70? 40? कितने? 80? 30? 95? आप लोगों की क्या राय है भाई? 90? 50? 70? चलो 60। चलिए ऐसा करते हैं, मेरे भाई साहब 37% बोल रहे हैं, तो 37.5 से 95 तक के विचार आ गए। जब इतना विचार वैविध्य हो तो अंत में क्या करेगा इंसान? सुकरात के पास जाएगा। ज्ञान पिपासु समाज कहाँ जाएगा? हे सुकरात, आप बताएं। बताओ 70। तो फाइनल हो गया, एकदम फाइनल हो गया 70%। अब इसमें कोई बात नहीं होगी, अब इसमें कोई सवाल जवाब नहीं। अगर लोग ज्यादा हैं तो उनको ठीक होना पड़ेगा ताकि संख्या ठीक रहे। तो भारत में, हम अपने देश की बात करते हैं, बाकी देशों की बात क्यों करें? तो भारत में कुल जो पति पत्नी हैं, जोड़े हैं, उनमें से 70% जोड़े ऐसे हैं जो साथ में हैं, क्योंकि सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव और कई दबाव होते हैं, लेकिन दरअसल उनके बीच का संबंध ऐसा नहीं है जो एक अच्छे पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, उनको अलग हो जाना चाहिए। ये एक हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। देखो, ये बात कहने से देशद्रोही कहे जा सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी आप इतना हिमाकत कर रहे हैं देशद्रोह की, तो अच्छी बात है। अब सिचुएशन सोचिए उसके बाद की,
इसलिए भारतीय समाज में कहते हैं, अच्छा भारतीय समाज में तलाक न हो ये आमतौर पर किस पक्ष के हित में माना जाता है, पुरुष या स्त्री? मेरा प्रश्न शायद समझ नहीं पा रहे, मैं प्रश्न फिर से बोल देता हूं कि भारतीय समाज में सामान्यतः, है ना, अपवादों की बात नहीं करनी है, सामान्यतः तलाक न हो ये कौन से पक्ष की तरफ से दबाव ज्यादा रहता है इस बात का, पुरुष या महिला? महिला। कितने लोग मानते हैं कि पुरुष पक्ष की ओर से रहता है? ये संख्या नहीं के बराबर है, एक हाथ उठाए। और महिला पक्ष में कितने लोग समर्थन में? हाँ, तो लगभग पूरी क्लास समर्थन में, ठीक है। उसकी वजह मानी जाती है, उसकी दो वजह हैं बेसिक। उसकी पहली वजह यह है कि स्त्री आमतौर पर आर्थिक रूप से निर्भर है पुरुष पर, भारतीय समाज में, हर समाज में नहीं, भारतीय समाज में। और इसलिए अगर वो अलग हो जाएगी परिवार से तो संकट आएगा कि उसकी आर्थिक जो चिंताएं हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक। इसका शायद दूसरा पक्ष भी है जो बाहर के देशों में तो उतना नहीं चलता, लेकिन वो यहाँ वो भी चलता है। और उसकी वजह ये मानी गई है, देखिए विवाह का बाजार सौंदर्य का बाजार भी तो है बेसिकली। और इसलिए एक पक्ष ये भी माना जाता है कि पुरुषों में कुछ ज्यादा उम्र तक विवाह की संभावना बनी रहती है भारतीय समाज में, महिलाओं के मामले में उनकी तुलना में उम्र के साथ संभावनाएं कम होती जाती है। मैं बहुत विनम्र भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बातों को जो आप समझते हैं। लेकिन भारतीय समाज में कुल मिला के भाई सलमान खान 55 साल के तब भी वो मोस्ट बेस्ट सुटेबल बैचलर माना जाता है, पर वो किसी महिला के बारे में भारतीय समाज आराम से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से विवाह होने के बाद विवाह न टूटे ये दबाव ज्यादा होता है महिलाओं के पक्ष की ओर से, क्योंकि उनका फिर जिम्मेदारी कैसे संभलेगी ये दबाव रहता है। इसलिए क्या होगा कि एक हमारे समाज में कहावत है, जैसे मान लीजिए दो लोगों की शादी हुई, नहीं बन रही उनके बीच में, विवाह के 6 महीने तक सबकी बनी रहती है, 6 महीने से 18 महीने के बीच में 3-4 बार तलाक हो जाता है सब लोगों का। और तो पेरेंट्स सिखाते हैं कि देखो ये नॉर्मल है, पहले 6 महीने में ठीक चल रहा है, नॉर्मल है, उसके बाद झगड़ा हो रहा है, ये भी नॉर्मल बात, कोई खास बात नहीं है, सब कैसे होता है। जिनका ज्यादा झगड़ा होता है उनके पेरेंट्स बोलते हैं माँ बाप बन जाओ तुम लोग। क्यों बन जाओ? इसके मूल मंत्र इसके पीछे क्या है, जो बच्चा है ना वो विवाह के चलने की गारंटी है, वो महिलाओं की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिनके पास नौकरी का उपाय है वो तो लाख मार के निकल जाए, पर जिनके पास कोई आर्थिक विकल्प नहीं है, जिनके पास एक ही तरीका जीवित रहने का है कि ये पुरुष मेरे साथ बना रहे इस सिस्टम में, उनके लिए ये कहावत हमारे समाज की है, मतलब कहावत एग्जैक्टली इस भाषा में नहीं, प्रभाव ये है कि बच्चा जो है वो महिला के जीवन की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे बच्चा हो गया, अब उस बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की हो गई। और इसके बाद अगर पुरुष कहेगी तलाक दो या औरत कहे तलाक दो, और तो आमतौर पर कहेगी भी नहीं, पुरुष कहेगा तलाक देने के लिए, तो उस पर एक नैतिक दबाव बन जाता है, भावनात्मक भी बनता है, पुरुष को अपने बच्चे से लगाव हो सकता है, ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन नैतिक दबाव और ज्यादा बन जाता है कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी, तुम इतने छोटे थे, हमारा मन हुआ तलाक देने का, हमने लिया ताकि तुम ठीक से बड़े हो सको, पेरेंट्स समझाते हैं, तुम कैसे कर लोगे, क्या करें, समाज का अपना मैकेनिज्म है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसी का डायलेमा में ये जो नैतिक पक्ष और हित है, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में कोई पुरुष तलाक लेना चाह रहा है, उसका हित है तलाक लेने में, उसको ठीक से समझ में आएगा कि मैं इस सिस्टम में सूट नहीं कर रहा हूं, इस फैमिली में, उसके पास विकल्प भी अच्छा है, मान लीजिए उसको लग रहा है कि मैं यहां से निकलूंगा तो एक बेहतर विकल्प मेरे पास है, और जीवन एक ही बार मिलता है तो मैं उस जीवन को एक गलती के भरोसे क्यों निकाल दूं, एक अच्छा विकल्प तो वहां जाऊंगा, उसका हित उसी में है। लेकिन दूसरी तरफ है उस मासूम बच्चे का हित जो अभी बहुत छोटा है, उस बच्चे की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई सब चीजें। और ये जो डायलेमा इसके जीवन में रहेगा, ये जो 70% लोग बता रहे हैं ना, 70% के 70% का डायलेमा ऐसा होता है। उनका डायलेमा ये है कि मैं अपने हित के लिए अलग होने का फैसला कर लूं या अपनी संतान के हित के लिए अपने जीवन की कुछ खुशियों को कुर्बान कर दूं। एक तरफ मेरा फायदा, एक तरफ मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह के डायलेमा तो जीवन में रहते ही हैं, सबके जीवन में रहते हैं, लगातार भरे रहते हैं। एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष क्या होगा, जहां मेरा फायदा नहीं है, दो पक्ष हैं, दोनों नैतिक पक्ष हैं, लेकिन वहां आपको चुनना है कि मैं इस नैतिकता और उस नैतिकता में से किसको चुनूं। इसका एक एग्जाम्पल तो पहले दिन वाला वही एग्जाम्पल है, एक तरफ माँ और एक तरफ तो प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, सास रखें, ये हो सकता है। अब इसमें कोई क्या करे। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी और मानी जाती है जो सच में माँ और सास के बीच की सिचुएशन है। कल्पना कीजिए, लड़की कल्पना करी इस मामले में, लड़के नहीं, जो विवाह के बाद किसी दूसरे घर में चली गई और अपेक्षा ये की जाती है कि उसके बाद अपने घर को भूल जाना है, अब यही तुम्हारा घर है, इसी में रहना है। ये अपेक्षा आज तक पूरी हुई नहीं तो अभी कैसे पूरी हो जाएगी, कैसे पूरी हो सकती है। कोई 20-25 साल जिस घर में रहा होगा कैसे भूल जाएगा उसको एक दिन में। अब कल्पना कीजिए कि उस लड़की के पास, विवाहित लड़की के पास कुल पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसके पास, सारी सेविंग्स मिला कितना पैसा उसके पास है, और अचानक उसकी माँ और उसकी सास दोनों बीमार पड़ गई। मेडिक्लेम किसी के पास नहीं है, सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है, अपने पैसे से ही इलाज करवाना है, और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, और उसका पति अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है। मैं सारे स्कोप बंद कर रहा हूँ आपके, कि आप बोलेंगे भाई से मांग लो, बहन से मांग लो, सारे स्कोप बंद कर देंगे। इकलौती बेटी थी, इकलौता बेटा था, शादी हो गई, और पति के पास कोई सेविंग है नहीं इस समय, सारी सेविंग जो भी है पत्नी के पास है वो 1 लाख रुपए की है। और सबसे अच्छी बात है कि उसके पति को पता नहीं है किसके पास सेविंग है, पत्नी के पास गुप्त धन होता है, वो वाला धन है। अब आपको ये बताना है, डॉक्टर से पूछा गया, दोनों का इलाज संभव है, दोनों के इलाज में 1-1 लाख का खर्चा होने वाला है। इलाज होगा तो दोनों बच सकती हैं, जिसका नहीं होगा वो मरेगी। आधा इलाज हुआ तो भी मरेगी। अगर मैंने वो विकल्प हटा दिया कि आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा करवा देंगे अगर दोनों का करवाया दोनों मर जाएंगे। अधिकतम एक ही बच सकती है, पूरा पैसा खर्च करना होगा। अब उस बहू को अपना पैसा किस पर खर्च करना चाहिए, सास पर या माँ पर, किस पर?
इधर से आवाज आ रही है माँ पर, इसमें क्या सोचना है, माँ पर करना चाहिए, उधर से आवाज आ रही है सास पे करना चाहिए। अच्छा, ये जो कुछ भी करेगी वो इसमें अपना हित वाला मामला है या नैतिकता है दोनों पक्षों में? तो किसी दूसरे की जान बचाने का मामला है तो नैतिकता तो यहाँ भी है वहां भी है, सीधी सी बात। अगर आपने बागमा फिल्म देखी तो उसमें ऐसा डायलेमा दिखता है, मतलब उसके डायलेमा को हल्का सा चेंज करके समझें, खुद को रख के देखिए आज से 10 साल बाद अपनी जो स्थिति बनेगी उसको देख लीजिए। मान लीजिए कि आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक स्थिति है। आपके बूढ़े माता पिता में से किसी को कोई ऐसी जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि उनको सुनाई कम देता है, एक खास उम्र में 70 साल के मान लीजिए, उस उम्र में कम सुनाई देता है और वो चाहती है कि एक मशीन लग जाए कान में, और वो मशीन आपने पता कि जो अच्छी मशीन है वो करीब 30-40 हजार रुपए की है, जो वो चाहती है कि लग जाए जिससे वो ठीक से सुन पाएंगे, और आपके पास इतने पैसे हैं भी, आप खर्च भी करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी समय आपकी अगली पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनमें से किसी ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बता दी अपनी, उस पर भी उतने पैसे खर्च होंगे और आप दोनों एक साथ खर्च नहीं कर सकते। बेशक 3 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक ही खर्च कर सकते हैं। और उस बच्चे की डिमांड कुछ ऐसी मान लीजिए पढ़ाई लिखाई के बारे में, अनिवार्य वो भी नहीं है ये भी नहीं है, मतलब वो 3 महीने थोड़ा कम सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये बच्चा 3 महीने वो वाला काम नहीं करेगा तो अनपढ़ रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है, पढ़ाई उसके बाद भी कर लेगा। और चुनना एक ही है। अब आप जो भी चुनेंगे फंसेंगे जरूर। और बच्चों के मामले में दिक्कत ये है कि वो कमबख्त ये समझते भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है बाप, उन्हें लगता है कि मेरे घर पैदा हो गया मैं तो कैसे पेरेंट हो, इधर भी समझ में नहीं आता है, बच्चा तो ऐसे बोलेगा। और बूढ़ी उम्र में माता पिता से बहुत उम्मीद करना कि वो समझ पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। उनको भी ये लगता है ना कि हमारा हेल्थ का कंसर्न है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसको लगता है कि मेरा पढ़ाई का कंसर्न है इस उम्र में, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो बीच में चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो वो स्थिति ये सबकी है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होता है। आप समझिए दोनों रूप, एग्जांपल दे देंगे तो। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों केयर नहीं होता वहां पर, यहां से ज्यादा होता है वहां केयर। अमेरिका को लेकर ना, वेस्ट को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे नोशंस बने हुए हैं कि वहां फैमिली होती नहीं है, बच्चे का ध्यान नहीं रखते, तलाक हो जाता है, बहुत तलाक होते हैं। असली तो भारत है। बच्चा होने के बाद तलाक होता है, इसमें क्या दिक्कत है? वहां तो शादी बच्चा होने के बाद कई बार होती है, उसमें दिक्कत नहीं है उनको। भाई उनके अपने सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे अपने नॉर्म्स हैं, इसमें क्या परेशानी है? अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की शादी जो हुई है आपने देखा होगा, वो 8-10 साल से साथ में, बच्चे पहले से हैं, अब जाके डिसाइड किया कि हम सगाई कर लेते हैं। ये हंसने की बात, शुरू में बताया था, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। अगर आप कल्चरल रिलेटिविज्म को समझते हैं तो आप इतना ही कहेंगे कि उनकी अपनी कल्चर है, अपने नॉर्म्स हैं, उनका अपना तरीका है। अच्छा, भारत के लोग खूब कहते हैं कि वहां बहुत खराब है और मन में चाहते हैं काश हम भी वहां होते। नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं तो यही ठीक हूँ। विविध क्षेत्रों में आपके पाठ्यक्रम में लिखा है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है पर्सनल लाइफ डायलेमास या निजी जीवन में नैतिक दुविधाएं, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में यानी कि निजी कंपनियों में क्या क्या नैतिक दुविधाएं हो सकती हैं, और तीसरा हो सकता है पब्लिक सेक्टर में क्या क्या नैतिक दुविधाएं हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में यानी लोक संस्थाओं में या सरकारी संस्थाओं में। जो निजी जीवन है व्यक्ति का, उसमें जो दुविधाएं हैं हमने जो डिस्कस किया ना, वही है, उसी में 2-4 टाइप्स उसके बना सकते हैं। जैसे अगर इसके टाइप्स बनाने हो पर्सनल लाइफ में, एक तो वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक तरफ मेरा हित है, एक तरफ नैतिक मूल्य है। तो पहला बना लीजिए एग्जांपल, हित वर्सेस नैतिक मूल्य। इस एग्जांपल भाई जैसे तलाक बनाम बच्चे की सुरक्षा, ये एग्जांपल है, तो एक तो वही केस हो गया। और ऐसे बहुत सारे केस है, कोई भी केस आप सोच के एग्जांपल तैयार रखिए। एथिक्स में जो तैयारी करनी है ना क्लास में, समझ से नोट्स पढ़ने के बाद, अब एग्जांपल अपने अपने कुछ सोच के अलग से रख लीजिए, क्योंकि अधिकांश प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि आपने अपने जीवन में जो देखा हो ऐसा कुछ एग्जांपल बताइए। अब एग्जांपल भी सबके एक जैसे होंगे ना, तो लगेगा कि वो एग्जांपल भी क्लास से लेकर आया है। तो एग्जांपल कम से कम अपना कुछ सोच के रखिए, तो वो थोड़ा मौलिक होने का स्कोप बन जाएगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है नैतिकता बनाम नैतिकता, ये भी हमने डिस्कस किया ही है। इसमें आप दादा और पोते के बीच के हितों का संघर्ष, मतलब दादा के लिए कुछ करें या पोते के लिए कुछ करें, जो बीच वाली पीढ़ी है उसके सामने ये दुविधा है कि उनमें से किसके लिए कुछ करें। तीसरा हो सकता है कि एक तरफ परिवार में ही मान लीजिए आपके 3-4 लोग हैं और उसमें दो, मतलब वैसे वो नैतिकता वर्सेस नैतिकता में भी आ सकते हैं। जैसे एक्स एक व्यक्ति आपका है, एक वाई है, दोनों परिवार में है या दोनों दोस्त हैं, इनमें से किसको महत्व दें? जब दोनों की डिमांड्स इक्वली जेन्युइन हो, तो 2 रिश्तेदारों या 2 मित्रों के बीच अगर इनमें से किसी का हित टकरा जाए तो आप उनमें से किसके पक्ष में खड़े हो, इस तरह की स्थिति आ सकती है। ये 2-3 सिचुएशंस होती हैं पर्सनल डायलेमास की। इनका समाधान कैसे करेंगे थोड़ी देर में कर लेंगे। पहले आप सब लिखिए कि कौन कौन से डायलेमा हो सकते हैं हमारे जीवन में, फिर इसका समाधान करेंगे। आप लोग, मतलब मेरा सोचना है कि पहले हम सारे डायलेमा नोट कर लें, फिर समाधान बारी बारी सबके कर लेंगे। ये आपको ज्यादा सुविधाजनक लगता है कि एक किया उसका समाधान, फिर दूसरा किया उसका समाधान, ठीक है ना, उस तरह से। ठीक है। अब ये प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में क्या क्या समाधान, मतलब क्या क्या डायलेमा हो सकता है। निजी क्षेत्र में डायलेमा किस किस को होगा भाई? देखो, निजी क्षेत्र में डायलेमा होगा, एक तो कंपनी के मालिक को हो सकता है, तो जो ऑनर्स हैं
कंपनी के ये डायरेक्टर्स हैं, उनके मन में क्या डायलेमा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या जो उद्यमी है, तो उद्यमी के मन में, एंटरप्रेन्योर के मन में क्या क्या डायलेमा हो सकता है। और दूसरे हैं एम्प्लॉइज। देखिए अंततः तो थॉमस हॉब्स ही काम आता है हर जगह कि सबके अपने अपने दबाव हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं। स्वार्थ का खुला प्रदर्शन कोई करे या ना करे, कई लोग नजाकत से उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्वार्थ से मुक्त होना तो संभव है नहीं। वो तो थॉमस हॉब्स कह गया, बहुत पहले कह गया है। अंतर इतना कि कुछ लोग बड़ी बेशर्मी से उनको सामने लाते हैं और या बेशर्मी के स्तर तक उनका अंधा प्रयोग करते हैं। समझदार लोग वो हैं जो अपने स्वार्थों को लिमिटेड तरीके से, विनम्र तरीके से सामने लाते हैं। इतना ही अंतर है, बाकी सारा पैकेजिंग का अंतर है, बेसिकली पैकेजिंग का अंतर है। उद्यमी के मन में नैतिक दुविधाएं क्या क्या, 3-4 दुविधाएं मानी जाती हैं। देखिए भारत में आजकल मोदी सरकार एक अच्छा काम कर रही है, वो कह रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। और इस सरकार को भी ये समझ में आ गया कि अंततः इकोनॉमी अगर चलेगी तो उद्यमियों की संख्या ज्यादा होने से चलेगी, नौकरी मांगने वालों से चलेगी नहीं। समाज के लोग उद्यम करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। इस मामले में देश में 2 ही समुदाय हैं जो झंडे गाड़ रहे हैं, एक है पंजाब, एक है मारवाड़ी लोग। सिख समुदाय और मारवाड़ी समुदाय, इनमें जो उद्यमशीलता है उतनी उद्यमशीलता पूरे देश में मिला के नहीं है जितनी इन 2 समुदायों में है। गुजराती समुदाय को अगर आप मारवाड़ी से अलग करना चाहिए कर ले, 3 मान लें, उसमें भी ठीक ठाक उद्यमशीलता रहती है। ये लोग पैदाइशी उद्यमशील है, मतलब इनको घरों में ही, परिवेश में इतनी उद्यमशीलता सिखाई जाती है कि उनको नौकरी करने का शौक ज्यादा नहीं रहता है। उनका मन करता है कुछ उद्यम करें और उसमें आगे बढ़ें। और बाकी जिन राज्यों में फ्यूडलिज्म ज्यादा रहा है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड है, उड़ीसा है, इन सब राज्यों में उद्यमशीलता का ट्रेंड एकदम नहीं है। मतलब वहां के पेरेंट्स बच्चों को ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो उद्यमशील बने, वो चाहते कि नौकरी मिल जाए कोई, उसी पे फोकस करें। और ये राजस्थान भी इसमें आ जाएगा। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वालों में ज्यादा संख्या इन्हीं राज्यों की होती है। इसलिए आपको जी, मारवाड़ी लोग ना एक पूरे राज्य को कवर नहीं करते हैं। वो राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात के हिस्से में रहने वाले लोग थे जो पूरे देश में फैले हुए हैं इस समय। तो मारवाड़ी लोग वैश्य समुदाय का एक सबसेट है जिनका ओरिजिन काफी हद तक राजस्थान से और गुजरात के भी कुछ हिस्से में मारवाड़ी समुदाय मिलता है, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिन राज्यों से सिविल सेवाओं के कैंडिडेट ज्यादा है, वहां पर वो कल्चर बहुत कम है जिसको उद्यमशीलता की कल्चर कहते हैं। जो विकसित देश है उनमें कल्चर बहुत ज्यादा है। अब नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे भारत में भी कल्चर हो। नरेंद्र मोदी का जो सबसे अच्छा स्टेप है, जो 3-4 स्टेप्स अच्छे मेरे ख्याल से उनमें से एक ये है, उन्होंने सचमुच पिछले 5-7 साल में ये माहौल बना दिया कि पहली बार मैं फील कर रहा हूं कि नई पीढ़ी के लोग स्टार्टअप करने को लेकर जितने उत्साहित हैं उतना नौकरी को लेकर नहीं है। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपोजर सिर्फ दिल्ली में है, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं है। पर दिल्ली में बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, और मैंने जब उनसे बात की तो मैंने पाया कि लगभग अधिकांश बच्चों का आजकल जो रुझान है वो नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप की तरफ है। स्टार्टअप एक नकली शब्द है, इसका मूल मतलब होता है अपना काम करना है, उसको ऐसा स्टार्टअप कह देते हैं, है ना। उससे लगता है पता नहीं क्या कर देंगे स्टार्ट, कुल मिला के उद्यम करना है तो स्टार्टअप होता है, और क्या होता है उसके अलावा। ये कल्चर बहुत अच्छी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है, देखिए उद्यमी को गाली देना सबसे आसान काम होता है, पर उद्यमी बनना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उसको सारा रिस्क, जोखिम अपने ऊपर लेना होता है। वो जैसे जमीन लेगा किराए पे, हर महीने एक तरफ किराया देना ही है उसको, चाहे काम हो चाहे ना हो किराया जाएगा। वो जिसको नौकरी पे रखेगा, चाहे आय हो या ना हो, उसको वेतन देना ही होगा। ये जो उसे पूंजी, और पूंजी किसी बिजनेस में हमेशा मानी जाती है कि लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं होती है, क्योंकि उसका अपना धन बेशक हो, पर उस बिजनेस के लिए तो वो धन बाहर से आया है। तो कैपिटल हमेशा लायबिलिटीज की साइड में लिखी जाती है, और जब कैपिटल आपने बेशक अपनी जेब से लगाई हो, बेशक आपने किसी से ली हो, उसके बदले इंटरेस्ट पे करना ही होगा। और अच्छा उद्यमी खुद को भी इंटरेस्ट पे करता है जिसके अपना पैसा लगाया हो, ताकि बिजनेस और इंडिविजुअल अलग रहे, दोनों की एंटिटी अलग रहनी चाहिए। ब्याज देना ही देना है, वेतन देना ही देना है। जो टैक्सेस वगैरह हैं, बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो टर्नओवर पे हैं ना कि इनकम पे हैं, वो देने, जैसे जीएसटी है, देना ही देना है। जो कई तरह के लेबर लॉज हैं, बाकी लॉज हैं, उनको मानना ही मानना है। इन सब चीजों के बाद उसके ऊपर खतरा है कि यदि वो उद्यम उस तरह से नहीं चल पाए जैसे उसने सोचा था, तो रिस्क केवल उसका है, जोखिम सिर्फ उसका है। और बाकी लोग जोखिम की हिस्सेदारी नहीं करना चाहते, वो ये जरूर चाहते कि लाभ की हिस्सेदारी हो। जैसे एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे मकान मालिक हो सकता है, चाहे कि मेरा रेंट बढ़ाओ भाई, तुम्हारी इनकम अच्छी होगी, रेंट बढ़ा दो मेरा। और वो कहें कि कल को इनकम कम हो जाएगी तो रेंट कम कर लोगे अपना, कम क्यों कर लूंगा, एक बढ़ाने के लिए वो भी तैयार है। तो जब लाभ के साझेदार सब बनने को तैयार हो और खतरे में कोई साझेदार बनने को तैयार ना हो, तो उस उद्यमी के सामने बहुत सारी दुविधाएं तो पैदा होंगी। और भारत में उद्यम करना सामान्यतः बहुत आसान काम नहीं माना जाता है। तो भारत में उद्यमशीलता का विकास न होने की एक वजह कल्चर है कि हमारी संस्कृति उसको बहुत प्रमोट नहीं करती। हम वर्क कल्चर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7 में, वहां भी ये पक्ष आने वाला है। दूसरा पक्ष ये है कि भारत में उद्यमी व्यक्ति को इतने सारे झंझटों को झेलना पड़ता है, जिसका जवाब ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी वो कागजों पर ज्यादा है, रियल लाइफ में धीरे धीरे उतरेगा, जब उतरेगा तो अच्छी बात होगी ही। तो उद्यमी क्या करे, उसके सामने क्या दुविधाएं आती हैं? पहली दुविधा, सबसे बड़ी दुविधा क्या आती है? टैक्स को लेकर आती है, टैक्स वर्सेस कॉम्पिटेंस। और ये क्यों आती है इसको समझे। कर चुकाए या प्रतिस्पर्धा में टिका रहे, कर बनाम प्रतिस्पर्धात्मकता, ये एक डायलेमा है। इसका मतलब क्या हो, मान लीजिए कि एक फील्ड में 5 उद्यमी कंपटीशन कर रहे हैं। उद्यमशीलता तो कंपटीशन के साथ ही आती है ना, कि अगर इकोनॉमिक्स का सिंपल सा फंडा है, जहां कहीं भी स्केर्सिटी है वहां इकोनॉमिक्स है, जहां कहीं भी प्रॉफिट की संभावना है वहां कंपटीशन है। अभी कंपटीशन नहीं है तो कल को हो जाएगा। पहली बार एक उद्यमी कोई संभावना खोजेगा, वो उद्यम शुरू करेगा,
जैसी संभावना नजर आएगी कई उद्यमी और आ जाएंगे, फिर कंपटीशन बढ़ेगा। इस कंपटीशन से ही उद्यम चलता है, सामान्य बात। मान लीजिए 5 उद्यमी हैं और ये सब बुरे लोग नहीं है। हो सकता है कि ये लोग सच में चाहते हो कि सरकार के साथ काम करें, टैक्स पे करें, देश के विकास में भूमिका निभाएं। उद्यमी होना अनिवार्यता है, ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति बुरा होगा, अच्छा हो सकता है। अब मान लीजिए कि भारत सरकार कहती है कि आपको 12% या 18% या 28% जीएसटी पे करना है, और जीएसटी इनकम पे तो है नहीं, जीएसटी तो टर्नओवर पे है। टर्नओवर का मतलब जितना पैसा आएगा उस पैसे में से 28% सीधे सरकार को दे देना है, या 18% या 12%, जो भी काम व्यक्ति कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए के उसके पास पैसा आया, राजस्व उसके पास आया 1 लाख रुपए का, पहले से उसको इसमें से लगभग 18,000 या 28,000 रुपए भारत सरकार को दे देना है। बाकी सारे खर्चे बाद में होंगे, पहले उसको 28% अगर लग्जरी आइटम है, या 18 या 12% सरकार को दे देना है। इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उद्यमी को अगर पता है कि उसको 1 लाख रुपए चाहिए वो काम करने के लिए, और सरकार को 28% देना है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि उस वस्तु की कीमत 1,30,000 रुपए है। अब 1,30,000 की वस्तु जब वो बेचेगा तो उसमें से 28% जब वो देगा तो उसको लगभग उतना मिल जाएगा जितना उसको चाहिए था काम करने के लिए। अंततः तो ये नुकसान, या जो भी जिसको करापात कराघात क्या बोलते हैं, करापात बोलते हैं ना, जिसके ऊपर फाइनली पड़ जाता है, अच्छा कराघात हो गया लास्ट में जिसके ऊपर चला गया, वो तो कस्टमर के ऊपर जाएगा, जो क्लाइंट है, जो खरीदेगा सर्विस को या वस्तु को, उसके ऊपर जाएगा। पर उससे लेके सरकार को देना ये जिम्मेदारी उद्यमी की है। अब इसमें दिक्कत एकदम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि सिस्टम ऐसा है कि उनमें से 2 लोग चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करें, पूरा टैक्स पे करें, और 3 लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते, और वो सरकार के जो मुलाजिम है, IRS ऑफिसर है, या उसके अंडर कोई सर्विस टैक्स या जीएसटी ऑफिसर है या असिस्टेंट है, उससे उन्होंने जुगाड़ सेट कर लिया, और इससे उन्होंने रिश्वत सेट कर ली कि भैया हमारा जीएसटी महीने का अगर बनता है मान लेते 10,000 रुपए, हम सरकार को 10,000 क्यों दें, आपको 2,000 दे देंगे ना, और सरकार को 1,000 देते रहेंगे ताकि अकाउंट में दिखता रहे कि हम दे रहे हैं। और वो कर्मचारी कह रहा है, हाँ ये तो ज़्यादा अच्छा है, तुम ऐसा करो, सरकार को 500 रुपये दो, मेरे 2,500 कर दो, तुम्हारा 3 ही जाएगा, लेकिन वितरण ठीक से हो जाएगा उसका। और उसने कहा ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो कुल मिला के 3 जाना चाहिए, जैसे आप कहेंगे मैं दे दूंगा। तो इसने क्या किया कि इसने 500 रुपये सरकार को दिए, 2,500 रुपये रिश्वत दिया, और इसने जब टैक्स पे किया इसने 10,000 रुपये सरकार को दिए। रिश्वत देने के पक्ष में नहीं रहता, ये चाहता कि अगर देना ही तो सरकार को दे, ताकि देश के विकास में भूमिका हो उसकी। अब समस्या क्या है, इसके ईमानदार टैक्स पेयर होने से इसके बिजनेस में टिके रहने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जो टैक्स नहीं पे कर रहा उसका खर्चा कम है, इसलिए वो कम मूल्य में वस्तु बेच पाएगा, क्योंकि दिखाई नहीं रहा, टैक्स ही नहीं पे कर रहा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो टैक्स पे करना चाहते हैं वो भी टैक्स पे नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को क्या करना चाहिए? तो आमतौर पर उद्यमी क्या करते हैं, बीच के रास्ते निकालने लगते हैं। कुछ लोग जिनकी स्थिति अपने बिजनेस में ठीक है, जिन्हें कंपटीशन से बहुत खतरा नहीं होता है, वो फैसला कर सकते हैं कि तो टैक्स पे करेंगे, जिसको जो करना कर ले। लेकिन जो बहुत डामाडोल स्थिति में होगा वो कैसे मैनेज कर लेगा? वो तो टैक्स पे करने का मतलब है अपनी कब्र खोद देना। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर बिना टैक्स कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां कोई दिक्कत, जैसे कार खरीदनी है आपको, बाइक खरीदनी है, वहां ये संभव ही नहीं कि टैक्स पे ना हो, क्योंकि जो भी कार या बाइक आप खरीदेंगे उसका नंबर लेना पड़ेगा। पहली बात, कार की कंपनी से कार बाहर ही निकलेगी बिना एक्साइज पे किए, अब तो जीएसटी हो गया होगी। फिर शोरूम से बिकेगी ही नहीं जब तक आप उसका नंबर नहीं लेंगे। नंबर राज्य की सरकार देगी, वो रोड टैक्स लेगी तभी नंबर देगी। तो वो इतना सिस्टमेटिक है कि उसमें संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई वाहन खरीद ले बिना टैक्स पे किए। तो वाहनों की दुनिया में ये कंपटीशन नहीं होता टैक्स का। किसी फील्ड में अगर टैक्स है ही नहीं तो बात खत्म। जैसे बुक्स की सेल पर भारत में कहीं भी टैक्स नहीं लगता है, तब कोई भी किताब खरीदेंगे किसी भी दुकान से, कोई ऐसे जीएसटी कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि बुक्स की सेल को पूरे भारत में हर राज्य ने जीएसटी से फ्री कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जीएसटी है और घपला भी चल रहा है, और कोई कंपनी या कोई फर्म बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो बाजार के कंपटीशन से आगे निकल गई हो, ऐसी स्थिति नहीं है, तो फिर उसके सामने संकट ये है कि जिंदा रहना है तो टैक्स की चोरी करनी होगी। अब मान लीजिए वो टैक्स पूरा पे करे, कंपनी मर जाए, उसके 100 एम्प्लॉइज हैं, वो सारे भूखे हो गए, या वो टैक्स की चोरी करके मैनेज करके अपने 100 एम्प्लॉइज और उनके परिवारों को बनाए रखे, इनमें से क्या करना चाहिए उसे? मतलब वो क्या करेगा अलग बात है, दुविधा है कि नहीं ये समझना है हमें। तो पहली दुविधा जो निजी उद्यमी के सामने है वो ये है कि टैक्स वर्सेस कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटेंस नहीं कॉम्पिटिटिवनेस कह लीजिए इसको, ज्यादा ठीक शब्द। मतलब बाजार में टिके रहना और टैक्स पे करना, इसके बीच की स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? एक तरफ है उसका प्रॉफिट और एक तरफ है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ठीक ठाक डायलेमा है, और ये डायलेमा सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की दुनिया में दिखता है, क्योंकि डॉक्टर वो काम करता है जो किसी का जीवन बचा सकता है सीधे सीधे, और उनके सामने दुविधा बार बार आती है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने एक हॉस्पिटल शुरू किया अपना प्राइवेट, या 3-4 लोगों ने मिलकर शुरू किया, सब डॉक्टर्स हैं। अब भारत में डॉक्टर बनना मजाक तो है नहीं, एमबीबीएस कोई पूछता ही नहीं आजकल। नहीं, अगर किसी ने केवल एमबीबीएस किया तो उसकी कोई वैल्यू आजकल नहीं, मतलब बहुत ही बेसिक माना जाता है उसको। तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि उसको कम से कम एमडी एमएस तो करना ही होगा, इनमें से कुछ करेगा। और आजकल तो दरअसल उसके बाद जब तक वो पोस्ट डॉक्टरेट ना कर ले तब तक फिर सुपर स्पेशलाइजेशन वाली बात नहीं आती, और सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जो वैल्यू है वो अलग ही वैल्यू है। एमडी एमएस करने का मतलब क्या होता है भारत में? अगर आप बहुत ही तूफानी किस्म के व्यक्ति हैं तो आप उसके एंट्रेंस एग्जाम में पास होकर किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से एमडी एमएस कर लेंगे, जिसकी फीस नेग्लिजिबल है, साल भर की 1 लाख रुपए 60,000 रुपए ऐसी फीस होती है।
बहुत कम लोग ऐसा कर पाते, बहुत ही कम। कुछ सीटें हैं मैनेजमेंट की, जिसका मतलब है कि 1 साल की फीस करीब 10 लाख रुपए के आसपास है। और फिर कुछ सीटें होती हैं जो ठीक ठाक संख्या जिनकी है, जो मुक्त बाजार में बिकती हैं, शुद्ध रूप से जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, या वो कोटा जिससे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट अपना खर्चा निकालते हैं। एमडी की ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन में एमडी करने की जो फीस है या डोनेशन है वो करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की है। ये ओपन बात है, मैं सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे आपको सब पता लग जाएगा। अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है और अच्छी ब्रांच है, ब्रांच का मतलब कमाऊ ब्रांच है, तो ये फीस 3 करोड़ भी हो जाएगी। थकी हुई ब्रांच है तो 1.5 करोड़ हो जाएगी। लेकिन 2 करोड़ के आसपास की फीस नॉर्मल फीस है आजकल भारत में एमडी करने की। और ये एमडी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद फिर ये भी करना है, जो सुपर स्पेशलाइजेशन वो भी करना है। बाकी फील्ड में क्या होता है कि आप 17 साल में 12वीं पास की, 3 साल में ग्रेजुएट हो गए, 20 में 21 से रोजगार का सपना मन में आया, कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया। इनका हाल ये है कि 17 में शुरू किया, 22 में तो एमबीबीएस हुआ, फिर यहाँ आए, यहाँ 2-3 साल और निकल गए, 25, फिर यहाँ करते करते 30 साल तक आते आते व्यक्ति ठीक डॉक्टर बन पाता है। तो जितने समय में बाकी लोग कमा रहे थे ये पढ़े रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काउंट कर लेते हैं। 2-2 करोड़ की डोनेशन पे करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे 5-6 डॉक्टर मिलकर हॉस्पिटल शुरू करेंगे। और हॉस्पिटल अपने आप में बहुत महंगा उद्यम है, क्योंकि इतनी महंगी मशीनें खरीदनी है। अब वो सब करने के बाद जब कुल कॉस्टिंग निकालते हैं तो निकालते हैं भाई तेरा खर्चा कितना, बोले एक तो मैं अपने आप में 4 करोड़ का खर्चा हूँ, फिर जो मैंने लगाया है वो 4 अलग से लगाया है। भाई जो इतने साल तक पढ़ाई की सब कुछ किया तो खर्चा काउंट होगा ना। करते करते उद्यम का जो पूंजी निवेश है वो हो गया 50 करोड़ रुपए, इन 5-6 लोगों ने मिलकर किया है। अब उसके बाद ये चाह रही है कि कम से कम अपना खर्चा निकालें, प्रॉफिट में। अच्छा, कोई अगर ठीक तरीके से प्रॉफिट कमाए तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन में ऐसे कई लोग आएंगे जो बहुत कमजोर हैं, बहुत गरीब हैं, और वो उनसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, हमको बचा लीजिए, हमारा पैसा नहीं है। डॉक्टर ने चेक किया तो उसको कोई कैंसर है मान लीजिए, और उस कैंसर से बचाने की जो कॉस्टिंग है हॉस्पिटल की, वो कॉस्टिंग ही कम से कम 50 लाख से ऊपर की आने वाली है। फीस तो अलग होती है, अगर ये फीस ना भी लें तब भी इनका खर्चा 50 लाख से ऊपर का आ जाएगा, तभी गारंटी नहीं कि बचेगा नहीं बचेगा। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करे जिसके सामने कोई मरीज आ गया है, और वो मरीज इस बात को बिल्कुल समझने की स्थिति में नहीं है कि उसके पीछे इस डॉक्टर या इस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की क्या क्या निवेश है, समय का, पूंजी का, अपने खर्चे का, जिससे पढ़ के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति अपना लाभ देखे या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, मामला फंस जाता है। अगर लाभ देखेगा तो अपनी आत्मा के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अंतरात्मा भी तो चीज है ना। ये देखना शुरू कर दिया तो कुछ दिन के बाद वो भी किसी लाइन में लगा होगा कि मेरा भी इलाज कर दो भाई। क्या करे बेचारा। अंत में फिर ये कि बीच का रास्ता निकाले कि एक संख्या तय कर दे कि इतने लोगों के लिए हम ऐसे कर देंगे, लेकिन बाकी के लिए हम ऐसे करेंगे। एक ऐसे रास्ता निकालना पड़ता है। तो प्रॉफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा एक पक्ष है जिसको बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ट्रू इंफॉर्मेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि वो विज्ञापन या आपने क्या सूचना दी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब एक फील्ड में कई कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो दावे करते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स ऐसे हैं जो उन दावों को देके ही आएंगे। अब जहां दावों के भरोसे ही युद्ध चल रहा हो तो उसमें दावे झूठे होते हैं बहुत सारे, और झूठे दावों को सच्चा दावा बना के पेश करने के मैकेनिज्म भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संकट ये आता है कि मैं अपने प्रॉफिट को देखूं। अगर प्रॉफिट को देखूंगा तो मुझे बहुत सारे झूठे दावे करने होंगे, या जो है जैसा है उतना ही बताऊं, उसके बाद जो आय होगी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, इस लेवल पे आ जाए। और क्योंकि आपके कंपटीशन में बाकी लोग ट्रू इन्फॉर्मेशन वाले लोग नहीं है, वो तो वैसे ही करेंगे, या तो सब लोग मिलकर डिसाइड कर लें। लेकिन अगर आपके कंपटीशन में बाकी लोग बहुत सारी गलत सूचनाएं देकर प्रचार कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। कंपटीशन में टिके रहने के लिए कई झूठी सूचनाएं देना पड़ेगा। फिर आप बताएंगे कि पहले तो मैं इतना मोटा था, फिर मैं वहां गया, 6 दिन रहा, उसके बाद से मेरी छरहरी काया हो गई है। आमतौर पर पता क्या होता है इसमें, वो कहते हैं कि पहले अब, ऐसी फोटो दिखती है आज इंसानों की। दरअसल पता क्या होता है, पहले अब वो होता ये है, कोई आदमी गया ऐसे फैला हुआ आदमी गया, उसको बोलते भाई साहब पहले की फोटो है कोई आपकी? हाँ है ना, ये देखो, हाँ बस बस बस। तो फिर उससे बात कर ली, कुछ पैसे दिए, उसको रिवर्स करके छाप दिया। और छाप क्या दिया अभी वाले को, पहले अब, जबकि था क्या, पहले अब। ये तो कुछ भी खेल हो सकता है। और किसको इतनी फुर्सत है कि उसे घर जाके मिलेगा कि भाई साहब आपको देख लूं मैं भी कैसे हूँ, कौन इतना सोचता है भाई। पर ये तो वो जो प्रोसेसिंग होती है ना, ह्यूरिस्टिक। आप विज्ञापन में जिनको देखते हैं, मान लीजिए शाहरुख खान प्रचार कर रहा है कोका कोला का, कभी आप शाहरुख खान से पूछने गए कि कोका कोला पीते हो कि नहीं पीते हो, कि पेप्सी तो नहीं पीते हो, विश्वास करेंगे, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग है। तो चलिए, उद्यमियों के मन में मुख्य रूप से ये 3 नैतिक दुविधाएं होती हैं। कल पढ़ेंगे एम्प्लॉइज की।